जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन 2025। ये आपके सामने रहा पेपर सॉल्यूशन 2025 यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का। ये कब पेपर हुआ था आपको बता देना चाहते थे। देखिए 13 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, अब इस बार 2026 में जो पेपर होने वाला है बहुत नज़दीक होने वाला है, एटलीस्ट मई में ये कराना चाह रहे हैं। ठीक है, और टाइम टेबल भी आ गया है, कोई टेंशन नहीं। हम अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ हम तैयार करेंगे, पिछले साल के 3 साल का पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो 2-3 साल का पेपर आप तैयार कर लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। 2023 का आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2024 का अच्छे से, और 2025 का तो ये करा ही रहे हैं। ठीक है, अब इन सब को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जितने आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन रहता, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको करने रहता, बट हम सातों के सातों क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे ये सारी जानकारी इसमें हम देंगे फुल डिटेल के साथ। उसके बाद आपके सामने टोटल 7 यानी शॉर्ट में कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने 20 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मार्क के रहेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या कोई डिफिनेशन वगैरह या कोई एग्जाम्पल वगैरह आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो ये आप सारी जानकारी जानते हैं। ठीक है, अब इन सब का सलूशन यदि आपको चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं आपको इसको सलूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट केवल और केवल आप 25 रुपये में इसको आप अपना पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ एकदम हैंड राइटिंग नोट रहेगा। देखिए हम डिजिटल इसलिए नहीं लाते हैं, डिजिटल में थोड़ा सा इधर उधर रहता, बट यहाँ पर जो लिखने की हमारी मंशा होती कि कैसे एग्जाम में आप हूबहू सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने हैंड राइटिंग नोट है। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच है, यदि आपको केवल इंग्लिश देखना है तो इंग्लिश भी ठीक है जल्द ही करा दिया जाएगा, एटलीस्ट करा दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक, अब आपसे अनुरोध है, ठीक, आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह का मोबाइल नंबर और किसी भी अननेसेसरी पेज पे कुछ भी नया लिखे, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक, आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नोट आंसर यानी 6 क्वेश्चन, मतलब देखिए 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन दिया गया कि नहीं, आपको 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है एग्जाम में, बट हम सातों बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स को डिफाइन करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्कोप इन ऑब्जेक्टिव। कहेंगे सर ये ब्लैक कैसे है, देखिए ये जो पीडीएफ निकलवाया गया, ठीक है, किसी स्कूल से मंगवाया गया है, थोड़ा सा मोबाइल से खींचने में दिक्कत हो गई, बट आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से दिख रहा होगा। यानी पहले फार्माकोथेरेपेटिक्स बताना, फिर इसका स्कोप बताना, इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव को पूरा डिटेल में बताएंगे तो आपके सामने कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर। और याद रखना जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 2 पेज होना ही होना चाहिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है। ये देखिए लिख रखा फार्मो, अब यदि याद रखना फार्मा कहीं भी वर्ड रहे तो समझ जाना वो ड्रग्स यानी मेडिसिन से रिलेटेड है। थेरेपी मतलब क्या होता है, कहते हैं यार थेरेपी कैले बढ़िया गई हो। ठीक है, थेरेपी मतलब क्या होता, उपचार करना होता। तो ये परिभाषा क्या लिख रखा, आप ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा, फार्माकोथेरेपेटिक्स दवा की वह शाखा है जो किसी मरीज की बीमारियों का उपचार दवा द्वारा करके उसे सुचारू रूप से ठीक करना ही क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दवा के द्वारा उसे यदि हम ट्रीट कर दे रहे हैं, किसके द्वारा, दवा के द्वारा उसे यदि हम ट्रीट कर दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे गुरुदेव, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाएगा। वही चीज़ कहानी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, फार्माकोथेरेपेटिक्स रोगों के रोकथाम, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या कर देता, कोई रोग है तो उसको रोकने का काम होता है। कमी या इलाज के लिए, मतलब जैसे मान लेते कोई कमी हो गई है तो उसके इलाज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
कमी या इलाज के लिए रोगों के ज्ञान, मतलब आप बताओ कोई भी किसी पर्सन को बीमारी है तो उसके प्रति आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लेते मलेरिया तो के बीमारी तो के पता नहीं है, तू देता रहा बुखार की दवाई, मलेरिया ट्रीट नहीं हुई। मान लेते टाइफाइड बा तो लीवर का दवाई देता रहता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहले रोग का ज्ञान होना चाहिए। अब बताओ रोग का ज्ञान होगा तो साथ साथ औषधि का ज्ञान होगा, जो आप फार्मासिस्ट के रूप में औषधि का ज्ञान ले ही रहे हैं। तो ये आपके औषधि के बारे में और रोग के बारे में यदि दोनों सही रहेगा तो हम फार्मा के द्वारा यानी दवा के द्वारा उसे ट्रीट कर देते हैं, उसी को फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने देखिए, फार्माकोथेरेपेटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। फर्स्ट इज फार्मा मतलब ड्रग्स और मेडिसिन होती, थेरेपी मतलब क्या होता है गुरुदेव, ट्रीटमेंट होता है। ठीक, इसी को फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है। अब क्या लिख रखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में बीमारियों को रोकने, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम बीमारियों को रोकते हैं, उसका इलाज करते हैं, निदान करते हैं तथा रोगी को सामान्य स्थिति में बदलने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं। बताओ, जैसे अब आपका एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, मतलब सही से आपकी शरीर काम नहीं कर रही है, तो दवा के द्वारा उसको रोक दिया जा सकता है या उसका इलाज करेगा, उसका निदान किया जाएगा, रोगी को सामान्य स्थिति में लाया जाएगा, उसी को फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये कहानी आपके सामने किसके बारे में रही, फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। अब यहाँ से देखिए, ये फ्लो चार्ट प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम में ज़्यादा लिखने की कोशिश न करिए, कॉन्सेप्ट कोर लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट इजीली ठीक एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बताओ एग्जामिनर को ज़्यादा तुम फंसाओगे, ठीक है, तो भैया आप बताओ जो बड़े बड़े प्रोफेसर रहते हैं 10-10, 15, 20-20 साल से पूरी ज़िंदगी उसी पे लगा देते हैं, तो उनको फंसा पाओगे नहीं भाई। ठीक है, वो देखते ही स्कैन कर लेंगे लड़का क्या लिखा हुआ क्या नहीं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सटीक पॉइंट लिखिए, बस बहुत है। ये फ्लो चार्ट बनाइएगा। यानी देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप यानी किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। पहला आपके सामने लिख रखा कीमोथेरेपी। अब बताओ कीमोथेरेपी मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो किसी पर्सन को कैंसर हुआ है, किसी पर्सन को क्या हो गया है, कैंसर हो गया। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए हम क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल का प्रयोग करते हैं, इसी प्रक्रिया को कीमोथेरेपी बोलते हैं। अब बताओ, अभी बोले ना दवा का, ठीक, दवा के द्वारा किसी रोगी का ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक, जो इसके अंतर्गत आएगा। ये भी कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब विष विज्ञान, मतलब आपको कोई नॉलेज है कि मतलब इस जहर के लिए इस एंटीडोट का दे जाएगा, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऐसे फार्माकोलॉजी होती है जो अपना खुद क्लिनिक खोल के दवा के द्वारा अभी उसमें स्टडी भी करेंगे, डिजीज की भी स्टडी करेंगे, दवा की स्टडी, दोनों काम चलता रहेगा, वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक जन रोग होगा, इसमें भी आप इजीली काम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल अर्थ वायु हो गया, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कोई भी दवा है उसकी हाफ लाइफ कितना है उसको मेंटेन करता है। कहने का मतलब जैसे पैरासीटामॉल खाएं 500 mg, अब हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कितना परसेंट है, ठीक है, 50% परसेंट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हाफ लाइफ बोला जाता है। ये होना चाहिए। जीन थेरेपी यानी जीन आधारित चिकित्सा, मतलब जीन आधारित चिकित्सा क्या होती है, डीएनए के जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम जीन बोलते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देंगे। जो बीमारियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है उसको हम सही कर सकते हैं, जो इसके अंतर्गत आता है। बट इसके लिए आपको सामने बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, प्लांट से अलग होता है और एनिमल से अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट में आपके लिख रखा फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक मतलब यही है, मतलब दवा को जेनेटिक बीमारियां जो होती, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसको फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखा, चिकित्सा सूचकांक मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स जिसे बोला जाता है। ये इसमें क्या होती है, कोई दवाइयाँ की कितनी सेफ्टी हैं, क्या इसको स्टोरेज कंडीशन है, किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये सब डाटा एक अंतर्गत होता है, उसी को फार्माकोथेरेपेटिक्स इंडेक्स बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने रहा कि इसके बारे में, स्कोप के बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, स्कोप के बारे में हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या लिख रखा, उद्देश्य हमको पूछा हुआ था। देखो जितना पूछे उतना बताइए, ज़्यादा इसको घुमाइए फिराइए नहीं। ठीक है, तो क्या लिख रखा आपके सामने देखो, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का मुख्य उद्देश्य, पहला दवा का सही तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब दवा का सही तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से
दवा का सही से ठीक है आप प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि अंदाजिया कुछ भी मार देंगे, और उचित से उचित दवाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, फार्माकोथेरेपी। कम से कम कीमत पर यानी गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी दवा उपलब्ध कराए, मतलब उचित से उचित हो सके, जिसका गुणवत्ता क्या हो, अच्छी क्वालिटी का। इसीलिए कहते हैं ना, ब्रांड क्वालिटी की दवा चलेगा तो जल्दी आदमी ठीक हो जाएगा। रोगी के अनुपालन क्या करिए, सुनिश्चित करिए, मतलब रोगी को बताइए आपको ये बर्ताव रखना है, इस कंडीशन में ऐसे ये दवाइयाँ खानी है, समय से खानी है, तो आप सही हो जाएंगे। ये करता है। रोगी की स्थिति, रोगी का सही स्थिति जानना तथा सही दवा का उपयोग से रोगी का सही करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। स्थिति बिना जाने ही क्या कर दोगे, तुम लगा दोगे। मान लेते अभी कोई उसको और बीमारी है, देखिए बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, ठीक है, वो सब पूछ पाछ के हम तब दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, पूछ पाछ के मतलब कोई बीपी पेशेंट तो नहीं है, ठीक है, आपको क्या कर गया, शुगर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, तो ये सब पूछते हैं तब दवा देते हैं। तो हमें रोगी की स्थिति पता होनी चाहिए, तब उसके बाद सही दवा का प्रयोग कर देंगे, अपने आप सटीक सही हो जाता है। वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता द्वारा किए गए ज्ञान से दवा का अनुपालन, मतलब कोई भी दवाइयाँ उन्हें साइंटिफिक प्रूफ होनी चाहिए। शोधकर्ता मतलब क्या होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, वो काम करते हैं दवाओं पे, तो वो बताते हैं अच्छा इस बीमारी के लिए ये सूटेबल दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल भी करता है कौन, फार्माकोथेरेपेटिक। ये सब उद्देश्य फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये कहानी रही मेरे भैया आपके सामने फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ठीक, आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन आप अच्छे से आपके माइंड में सेट हुआ होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, डिस्कस हाइपरलिपिडीमिया इन डिटेल, मतलब आपको सामने क्या करना पड़ेगा, हाइपरलिपिडीमिया को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अब हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है, हाइपर मतलब कहीं भी वर्ड रहे तो समझ जाना ज़्यादा, लिपिडीमिया मतलब आपके सामने क्या हो गया, लिपिड होता है। अब गुरुदेव लिपिड क्या होता है, ठीक है, लिपिड क्या होता है उनके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब सुनिए, देखिए लिख रखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हाइपर लिपिडीमिया का, उसका पूरा डिटेल में हम इटियोपैथोलॉजी वगैरह पूरा डिटेल में देखेंगे। हाइपर लिपिडीमिया, देखो हाइपर वर्ड ज़्यादा, लिपिडीमिया मतलब हमारे शरीर के अंदर लिपिड की मात्रा, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी बात की जाती है। ठीक है, एक तरह का बीमारी की कंडीशन होती है। तो हाइपर लिपिडीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर समान से बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। सिंपल सा लिखिए, ज़्यादा नहीं, मतलब सिंपल सा ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, मतलब ऐसा स्थिति, ठीक है, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड की स्थिति क्या हो जाती है, सामान्य से बढ़ जाती, तो उस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। ठीक, हाइपरलिपिडीमिया अनुवांशिक भी हो सकती है। अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मान लेते हैं आपके बाबा या पापा किसी को हुआ है तो आपका होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, यह खराब पान यानी खराब, ठीक, खान पान का कारण बनता है। कहने का मतलब आप अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं कर रहे हैं, घटिया से घटिया क्वालिटी का तेल प्रयोग कर रहे हैं, तो ये करेगा क्या, जैसे ये मान लेते हैं आपके सामने नस हो गई, ठीक है, ये आपके सामने नस हो गई, तो नस के अंदर मान लेते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा। जब डिपॉजिट होने लगेगा तो बताओ आपको हार्ट अटैक आने का चांस बन जाएगा। ठीक, तो कईयों कारण भी हो सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन होती है हाइपरलिपिडीमिया, वही खान पान पर भी निर्भर करता है। इसीलिए भैया आपका सबसे धनी व्यक्ति वही है जिसका स्वास्थ्य सही है। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, पहला आपके सामने प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया, उसका दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया जैसे मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में हो रहा मतलब आप एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है, थोड़ी कहीं से इनेट कर लिए, मतलब आपके मम्मी पापा से इसे विरासत में मिला हुआ है, वो जेनेटिक होता है हाइपरलिपिडीमिया। सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड मतलब ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, खान पान, इन्वायरमेंटल, ये सब मायने रखता है आपके सामने ये। ठीक है, तो उसको ही बोला जाता है सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे किसी व्यक्ति को मान लेते हैं हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा तो कोई ना कोई लक्षण देखना चाहिए ना, तो उसके लिए कईयों है। सबसे पहले कॉर्निया के चारों ओर धुंधला हो जाएगा, मतलब ये कॉर्निया आपको जैसे दिखेगा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये दिख रहा है ना, तो इसी के बगल में तो क्या होगा, डॉट 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 धुंधला टाइप में दिखेगा, तो समझ जाना ये कंडीशन देखने को मिल रही है।
ठीक है। और एंजाइना पेक्टोरिस, अब बताइए नस में मान लेते हैं ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो चेस्ट पेन होगा, तो चेस्ट पेन होगा तो उसी कंडीशन को, ठीक है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। पेट में तेज दर्द, मतलब हमारे शरीर के अंदर पेट जो होगा, पेट के अंदर बहुत तगड़ा सा दर्द होगा, उल्टी होगी और हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाएगा। उल्टी मतलब वोमिटिंग टाइम में होगी। हाथ पैर तथा घुटने के पास पीले रंग की गांठें पड़ जाएंगी जो बहुत तगड़ा पेन करेगी। नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल भर जाएगा जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। बीपी बढ़ जाएगा और मोटापा, मतलब इन कंडीशन में, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे तो हमारे शरीर के अंदर वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। जब डिपॉजिट होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये कंडीशन रही इनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, क्या कारण है, ठीक है, पूरा कारण बताना है आपके सामने। इटियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब क्या कारण है। सबसे पहले स्मोकिंग, मान लेते कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी खतरा हो सकता है। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, अत्यधिक शराब का सेवन। अत्यधिक शराब का सेवन करेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लीवर से निकलता है कि आपके सामने केमिकल जिसको बाइल बोला जाता है, ठीक, पितरस जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, फैट का तोड़ने का काम करता है। बताओ तो लीवर वर्क डैमेज कर देला तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा है, मोटापा, ठीक है। मोटापा क्या होता है, यदि अत्यधिक मोटापा हो जाएगा तो अब भी नस पे प्रॉब्लम पड़ेगी, तभी समझ लो हाइपरलिपिडीमिया का चांस बढ़ जाएगा। अधिक स्ट्रेस लेना, मतलब कोई बंदा है अधिक स्ट्रेस ले रहा है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस लेना एग्जाम वगैरह के बारे में 2-4-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस काम खत्म। बट स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अधिक वसा वाला फूड आइटम, मतलब ऐसा चीज़ खा रहा है जिसमें फैट का मात्रा बहुत 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 ज़्यादा, वो भी खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल की बारे बोल रहा, ठीक है। यानी अधिक स्टेरॉयड दवाइयाँ लेना, कोई व्यक्ति होता है ना तो स्टेरॉयडल दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक लेता है, एनसाइड की कैटेगरी की दवा, तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, अधिक स्टेरॉयड हो जाएगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब किसी पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, ये भैया ये का होता है तेरी के, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तब भी हो सकता है। तो ये आपके सामने कारण है। अब पैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास क्या कहते हैं, इन सब चीज़ आती हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा आपके सामने, देखिए, अधिक वसा कोलेस्ट्रॉल भोजन में लेना, मतलब जब लेंगे तो ये आर्टरी में धीरे 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 क्या हो जाए, इकट्ठा डिपॉजिट होने लगे, तो अब बताओ ब्लड सप्लाई में थोड़ा सा परेशानी होगी, कॉज द हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक चांस आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हाइपरलिपिडीमिया होती है, बहुत रेयर केस में उपस्थिति हो जाती है आपके सामने हार्ट अटैक की। तो ये कहानी रही आपके सामने हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। देखिए क्या कह दिया, हाइपरलिपिडीमिया डिटेल में, तो हमने क्या करिए, हाइपरलिपिडीमिया देखा, टाइप देखा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्या देखा हमने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजी और आपके सामने पैथोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, राइट डाउन अबाउट द अस्थमा इंक्लूडिंग डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दवा के द्वारा, बिना दवा के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अस्थमा पे हम चलते हैं, ठीक। तो ये रहा आपके सामने अस्थमा के बारे में, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है। राइट डाउन अबाउट ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं अस्थमा। अस्थमा से पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा आपके सामने सांस नली वगैरह के बारे में, कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये आपके सामने श्वास नली वाली नोक हो गई, नाक हो गई, नाक के बाद ये जो आती है पाइप, उसको विंड पाइप बोलते हैं, यानी श्वास नली हिंदी में बोलते हैं। अब ये करता क्या, आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो ये आपको, ओ भाई इतना बढ़िया हवा चल रहा है जी, पलट उलट दे रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ से कहानी आती है, क्या दे दिया गया, ठीक है। तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव करके इधर चली जाती है, इधर हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। ये कहानी हो गई आपके सामने यहाँ से। अब ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, नोज बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, विंड पाइप बोला जाता है, यानी हवा वाली पाइप बोली जाती है। ये आपके सामने क्या होगा, ब्रोंकियस हो गया, ठीक है। आपके सामने ब्रोंकस हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे ब्रंकियोल अल्बुलाई वगैरह तो आप ऐसे छल्ला नुमा होती है ये। अब होता क्या है, इसी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, या म्यूकस फिलअप हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये क्या लिख रखा,
अस्थमा क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज यानी सूजन हो जाता है, ठीक है। क्रोनिक मतलब एक खतरनाक डिजीज होती है, ठीक है। ये आपके सामने क्रोनिक है, एक इन्फ्लामेशन डिजीज है जो मुख्यतः श्वास नली को प्रभावित करती है, मतलब जो सांस ले रहे हैं अच्छे से वो क्या कर देती है, ये हमारे लिए प्रभावित होती है। अस्थमा में, ठीक है, वायु प्रवाह में रुकावट होती है। बताओ तुम सूजन हो जाएगा तो जब सांस नॉर्मल ले रहे हैं वो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, उसमें रुकावट हो जाएगी। ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हो जाएगी, मतलब जैसे मानते हैं, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स टाइप में नहीं होता उस टाइप से हो जाएगा, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, ठीक है। रिस्पिरेटरी ट्रैक में रुकावट के कारण घबराहट होगी आपको सामने। दूसरा, सांस फूलना होगा, सीने में जकड़न टाइप में हो जाएगी, खांसी की प्रतिक्रिया प्रकट बढ़ेगी, बार बार आपको रिफ्लेक्स एक्शन होगा, खांसी तगड़ा आएगी। तो ये कहानी बनी रहती है आपके सामने किसमें, इन केस ऑफ अस्थमा के बारे में, ठीक है। तो ये अस्थमा की कहानी यहाँ रही। अब अस्थमा जो 2 टाइप का होता है, पहला आपके सामने एक्सटेंसिक होता है, दूसरा आपके सामने इंट्रिंसिक होता है। एक्सटेंसिक मतलब हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस होता है किसके प्रति, एंटीजन के प्रति, मतलब बाहर जो तुम्हारे पास से आते हैं उनके लिए। दूसरा आपके सामने इंटेंसिक यानी नॉन इम्यून मैकेनिज्म इस पे काम करता है, उससे इंट्रेंसिक बोलते हैं, अंदर की तरफ होता है। तो अस्थमा इज 2 टाइप का होता है, ठीक। अब नेक्स्ट कहानी क्या दे दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। देखिए, ईटीओ यानी क्या कारण है गुरुदेव किसी को अस्थमा। पहला, वो बंदा एयर पॉल्यूशन, मतलब ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ वायु क्या हो गया, पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है, ठीक है, आपके सामने पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है, तब हो सकता है। दूसरा आपके सामने टोबैको हो, ठीक है, स्मोक, मतलब बंदा क्या करा, हुक्का मारा, द्वाल, बीड़ी, सिगरेट सब पीटता है, तब भी हो सकता है, ठीक। बाहरी एलर्जी मतलब कोई बंदा होता है किसी चीज़ के प्रति एलर्जी होती है, जैसे धूल के प्रति किसी को होती है, या ठीक है धूप के प्रति होती है, अलग अलग एलर्जी के कारण से भी आपको सामने अस्थमा का कारण बन सकता है, ठीक। स्मोक मतलब धुआं में, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं उसके लिए। स्ट्रेस मतलब तगड़ा आप स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी हो जाएगा। कोल्ड मतलब किसी को ठंडी वाले सीजन में देखेंगे सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, सांस फूलने लगेगी, सर्दी जुकाम हो जाएगी, तो वो कारण बनता है। कुछ दवाइयाँ जैसे मान तो कोई व्यक्ति एस्प्रिन ले रहा है, ठीक है, एस्प्रिन मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सर दर्द में प्रयोग की जाती हैं, लंबे समय तक लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको हम NSAID के नाम से जानते हैं, NSAID के नाम से जानते हैं, जो भी तुम्हारे पास दवाइयाँ होती हैं NSAID में, ये भी मतलब लंबे समय तक लेंगे तो आपको अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाएगा। घर की धूल हो गई, मतलब किसी पर्सन को घर की धूल होती है, जैसे किसी टेबल पे डस्ट पड़ा, किताब पे पड़ा तो उसके कारण से होती है। माइट हो गई जो आपके घर में लगी रहती है, वो भी हो गया। किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, ठीक है, जैसे माने खतरनाक टाइप में परफ्यूम मार के लगले पूरा रूमो गमगमा देले, तो इसके कारण से उनको एलर्जी होने का खतरा बन जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया यहाँ से। अब ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा का कैसे तुम उपचार करोगे, ठीक है। तो इसका पहले लिख रखा है आपके सामने नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवा के कैसे तुम सही कर सकते हो। पहले बोलेंगे अवॉइड स्मोकिंग, उनको क्या करेंगे, जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, सुट्टा बार कुछ भी मार रहे हैं, भैया बोलेंगे बंद कर दो, पहला कंडीशन। दूसरा, एयर पॉल्यूशन एरिया से दूर रहेंगे, मतलब जैसे कोई ऐसा एरिया है जिसमें एयर पॉल्यूशन तगड़ा है, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर देहात टाइप में जाएंगे। इसलिए देखेंगे ना गांव में अभी होता किसी को बीमार कोई पड़े शहर में तो कहते हैं आवा घरे मर दे, नहीं हवा पानी बदली तो फिट आ जाइबा, मतलब एयर पॉल्यूशन उस एरिया में मान लेते हैं ज़्यादा है, ठीक है। तो आएंगे घरे, प्रॉपर अमाउंट में सांस लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। वेस्टेज मटेरियल को जलाएं नहीं, जैसे पुआल को न जलाएं, प्लास्टिक को न जलाएं, ये सब जलाएंगे तो क्या कर धुएं में क्या करेगा, हमारे हवा में मिलेगा, धुआं हवा में मिलेगा तो ये सांस के जरिए हमारे फेफड़े में जाएगा, तो हमको प्रॉब्लम होने का चांस बन जाता है, तो ये भी न करें। दूसरा, छींकते समय मुंह पर गमछा ले लें, मतलब गमछा ले चले, ठीक है, देसी स्टाइल में गमछवा वाला है, ये भोजपुरी गाना सुन ले होगा, तो वो छींकते समय अपने मुंह पर लगाएं, ठीक, ये हो सकता है जिसकी दूसरे को प्रॉब्लम न हो। एवॉइड एल्कोहल का प्रयोग न करें। पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा से दूर रखें, मतलब NSAID कैटेगरी की दवाओं से आपको उनको दूर रखना है। पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और याद रखना अस्थमा करने से जो पेशेंट होते हैं, सांस वाले जो होते हैं पेशेंट,
एक्सरसाइज करने से पहले, मतलब ठीक है, जो भी तुम्हारे पास एक्टिविटी करने से पहले आपको इसकी दवा खा लेनी पड़े। जैसे इनहेलर ले सकते हैं, इनके पास जो भी दवाइयाँ वो सब खा लेते हैं। नहीं तो बाद मान लेते एक्सरसाइज करे गए, विगोरस कर लिए, मतलब खतरनाक टाइप में कर लिए थोड़ा सा, अब बताओ सांस फूलने लगा, दवा लेंगे, जब तक घर पे जाएंगे दवा लेंगे तब तक मर आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वही बोला जाता है ये सब दवा लेने से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले आपको प्रॉपर अमाउंट में दवा ले सकते हैं। हल्की फुल्की व्यायाम कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अनुलोम विलोम बैठ के ऐसे ऐसे करिए तो काम हो जाएगा। अब यदि मान लेते वो व्यक्ति न मानता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दवा देना पड़ेगा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहला, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब उसे क्या कर देंगे, इनहेल कराएंगे, जैसे मास्क लगा देंगे। ठीक है, नेबुलाइजर नाम सुने होंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे, जैसे फ्लूटिकाक्सोन हो जाएगा, मेमेटासोन हो जाएगा, फूरोट हो जाएगा, तो ये सब एग्जाम्पल है। लियोकेट्राइनिन मॉडिफायर में तुम्हारे पास क्या होगा, मोन्टिलोकास्ट हो जाएगा, और आपके सामने क्या होगा, जीलेटॉन हो जाएगा। तो ये सब दवाइयाँ आती हैं इनके अंतर्गत। लॉन्ग एक्टिंग तुम्हारे पास बीटा एगोनिस्टिक में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी सल्मेट्रॉल हो जाएगा, सल्बूटामॉल नहीं सल्मेट्रॉल हो जाएगा। ये कुछ दवाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या दी गई है, यहाँ से सल्बूटामॉल होगा, लिवोसिट्रेजिन होगा, दूसरा मोन्टिलोकास्ट हो गया आपके सामने, नेक्स्ट में अल्बुट्रॉल हो जाएगा, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेट्रॉल हो जाएगा। तो ये सब कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं जो आपके सामने अस्थमा के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहा अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। चौथा नंबर, ठीक है, राइट द पेप्टिक अल्सर विद द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट, मतलब पेप्टिक अल्सर को पूरा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेट में कभी कभी सुने होंगे छाला गुरुदेव पड़ जाता है। ठीक है, तो छाला काहे पड़ता उसी को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए क्या लिख दिया गया है पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब होता क्या, पेप्टिक अल्सर से पढ़ने से पहले थोड़ा सा पेट की जानकारी ले लीजिए आप। होता क्या, देखिए ये आपके सामने मुंह हो गया, ये आपके सामने आइसोफेगस हो गया, यहाँ आपके सामने क्या हो गया, ऐसे पेट हो गया। ठीक है, ये पेट हो गया। अब होता क्या, कभी कभी जैसे मुंह में छाला पड़ जाता है उस तरह से पेट में छाला पड़ जाता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। अब ये कईयों कारण से हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या लिख दिया गया, देखिए सामने लिख रखा, पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेट में जलन व घाव के साथ साथ छोटी आंत में भी घाव हो जाता है। जैसे मान लेते हैं इन केस आप है फर्स्ट स्टेज, तो आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्रीट करेंगे तो पहले स्टेज में उसे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर, पेट में ही सही किया जा सकता है। बट यदि बढ़ेगा तो छोटी आंत, मतलब जो आपके सामने छोटी आंत का पहला भाग में होता है जिसे ड्यूडिनम बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने ड्यूडिनम के बारे में सुने होंगे, ये किया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या हो सकता है, मतलब कोई बंदे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की दवा ले रहा है, मतलब वो व्यक्ति NSAID कैटेगरी की दवा ले रहा है, तब दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपके सामने लंबे समय तक एसिड आदि, मतलब पेट में लंबे समय तक आपके क्या सामने क्या बनी, एसिडिक नेचर का बन जाएगा, एसिड बन चुकी है, तब भी दिक्कत हो सकती है आदि। क्या है, ठीक, उत्पादन का मुख्य कारण होता है। इन सब कारणों से आपके सामने क्या हो सकता है, यहाँ से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने लिख रखा है इंट्रोडक्शन। कारण गुरुदेव क्या हो गया, कईयों कारण हो सकता है। पहला, हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, मतलब आपके शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया होती है जो घाव करती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकोपाइलोरिक बैक्टीरिया बोला जाता है। NSAID कैटेगरी की दवा मान लेते लंबे समय तक आप ले रहे हैं, जैसे NSAID कैटेगरी में एस्पिरिन हो गया, PCM, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन हो गया। ठीक है, तो ये सब यदि दवा लेंगे तब भी, इसीलिए देखेंगे जितनी भी दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनको क्या करें, कोई ना कोई एंटासिड दी जाती कि एसिडिक नेचर थोड़ा सा डिक्रीज रहे। ठीक, स्मोकिंग, कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तब भी उसको क्या हो सकता है, वो पेप्टिक अल्सर का चांस बन सकता है। एल्कोहलिज्म, मतलब कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है तब भी दिक्कत हो सकता है। कैफीन आदि का कारण, मतलब कोई व्यक्ति कैफीन पी रहा है, कैफीन मतलब जैसे चाय पी रहा है। ठीक है, वो सब चीज़, इसलिए चाय खाली पेट सुबह नहीं पीनी चाहिए, कुछ ना कुछ खा के पीना चाहिए, तो ये कारण हो जाएगा। अब पैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास क्या गुरुदेव आते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास सबसे पहले देखिए क्या होता है, हेलिकोपाइलोरिक बैक्टीरिया का होना, मान लेते पेट में हेलिकोपाइलोरिक बैक्टीरिया है या लंबे समय तक एसिडिटी है, तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कॉजेज करेंगे।
ठीक है, सूजन कॉजेज करेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डिफेंस मैकेनिज्म धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। बताओ, देश का किसी भी देश की युवा ही खराब हो या हमारे पास रक्षक ही खराब हो तो उनको भैया क्या होगा, अल्सर कॉजेज होगा ही होगा। तो जैसे हमारे देश के अंदर बाहर प्रक्रिया चलती है उस तरह से आपके सामने हमारे बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, क्या कारण है गुरुदेव, ठीक है पहले आते हैं नेक्स्ट पे आपके सामने क्या कारण है कि उस बंदे को, ठीक है कौन कौन सिम्टम दिखने चाहिए। सबसे पहले क्या, मतली हो गया, उल्टी महसूस होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, पेट में जलन होगी तगड़ा, क्योंकि पेट की लाइनिंग क्या होगी, धीरे धीरे डैमेज हो चुकी है, इसके कारण से हो सकता है। अपच मतलब कोई व्यक्ति खाना खा रहा सही से पच ही नहीं रहा, तब भी यानी पेप्टिक अल्सर होने सकता है। गैस लंबे समय तक, मतलब किसी व्यक्ति को गैस बना है लंबे समय तक गैस बना है तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, भूख में कमी क्या हो जाएगी आपके सामने, भूख में कमी हो सकती है, इसके कारण से भी आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब सिम्टम है, ठीक है सिम्टम लक्षण दिखता है। उसके बाद आपके सामने लिख रखा है मैनेजमेंट, पूछा था कैसे हम ट्रीट किया जा सकता है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटॉन होता है, खासकर हाइड्रोजन, क्योंकि पेट में सुने होंगे आप क्या पाया जाता है आपके सामने, HCl को तोड़ा जाए तो हाइड्रोजन आयन प्लस में क्लोरीन आयन, तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है इस पर प्रोटॉनिक नेचर का होता है, क्या होगा प्रोटीन यानी प्रोटॉन इन नेचर का होता है। तो ये दवाइयाँ आती हैं हाइड्रोजन को कम करेंगे। बताओ, हाइड्रोजन के कम करेंगे तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, भैया पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ये हो गया, इसमें क्या हो गया, प्रोलोसेक आता है, प्रोवासीड आता है, एसी फेक आता है, बीट यानी क्या होगा दूसरा, ये प्रोटॉन पंप हो गया। दूसरा आपके सामने H2 ब्लॉकर अभी बोले थे ना, उसी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही एसिडिक नेचर बनाता है। जेंटेक हो जाएगा, एक्साइड हो जाएगा, ठीक है एक्साइड हो जाएगा, पेप्साइड हो जाएगा, टेगामेट इसका एग्जाम्पल है। एंटासिड में तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब का देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसे इनो बोला जाता है। ठीक है, एंटीसिक्रेटरी कैटेगरी की दवा देंगे। दूसरा आपके सामने एंटीबायोटिक देंगे, एमॉक्सिसिलिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, पेंटीसाइक्लिन, सिफेक्जिन हो गया, पिपरासिलिन हो गया, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। एंटीबायोटिक दे सकते हैं रेयर केस में। अदर मेडिसिन तुम्हारे पास जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे पेंटाप्रोजोल नाम सुने होंगे, पेंटाप DSR के नाम से दवाइयाँ आती हैं। पेंटाप DSR मतलब पेंटाप्रोजोल और डोमप्रिडोन सस्टेन रिलीज होता है, डोमप्रिडोन दे सकते हैं, रेंटेकोमाप्रोजोल, मतलब इस कैटेगरी की यदि इन सब दवाइयाँ देंगे तो उससे हम पेप्टिक अल्सर को सही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस क्या होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट पूरा डिटेल में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आमतौर पे हेपेटाइटिस क्या होता है, और ये भी याद रखना ये भी बहुत खतरनाक दवाइयाँ हैं। ठीक है, मतलब बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस को आमतौर पे लीवर की सूजन कहते हैं। मतलब ये हेपेटाइटिस देखा जाए किसी पर्सन को होता है ना तो उसके लीवर में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा सूजन हो जाता है, जो आमतौर पर लीवर इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है या सॉरी क्या लिख रखा, आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन, मतलब कोई हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण से होता है। दूसरा कंटामिनेटेड फूड, मतलब कोई व्यक्ति खराब भोजन कर रहा है उसके कारण से, यानी ठीक है एल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है तो उसके कारण से ये आपके सामने हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, यानी हेपेटाइटिस में मुख्यतः लीवर क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का डैमेज हो जाता है, तो ये मुख्यतः लीवर का डैमेज करता है। ठीक है, लीवर को धीरे धीरे डैमेज करेगा और रेयर कंडीशन आ जाएगा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और किसी व्यक्ति को यदि हेपेटाइटिस हो रही है तो प्लीज़ आप यदि हॉस्पिटल में जाए तो ग्लव्स वगैरह का प्रयोग करके ही उसे इंजेक्शन लगाएं, अन्य जो भी कार्यक्रम करना है तो यूज करें। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या होगा, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कईयों टाइप की होती, बट मेनली यहाँ पर हमने कुछ ही को कैटेगराइज किया गया है। हेपेटाइटिस ए का प्रसार कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, दूषित भोजन तथा पानी से जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। अलग अलग हेपेटाइटिस का वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस से कईयों होता
है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण से होता है। इसमें जो यानी लक्षण दिखेगा, थकान दिखेगा और तुम्हारे पास क्या लिखेगा आपके सामने, जॉइंडिस हो जाएगा और बुखार। जॉइंडिस मतलब पीलिया आपको हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी देखा जाए तो ये तुम्हारे पास रक्त हो गया, बीर हो गया, सुई हो गया और माँ से शिशुओं तक रक्त मतलब जैसे किसी व्यक्ति को इन यानी हुआ है हेपेटाइटिस, तो उसके लिए हम क्या करें, इंजेक्शन हम लगाएं तो किसी कारणवश उसका ब्लड हमसे टच हो गया तब भी हो सकता है। बीर मतलब आप किसी अननोन पर्सन से, जैसे कोई हो गया अननोन पर्सन से सेक्स कर रहे हैं, उसे हेपेटाइटिस हुआ तब भी हो सकता है। सुई से भी हो सकता है, यदि किसी मम्मी को हो तो बेबी में जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरल है, पीलिया तथा थकान इसमें महसूस होगी। हेपेटाइटिस सी देखा जाए तो आपके सामने रक्त आधान मतलब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ा रहे तो उसके हो सकता है, सुई साझा करने से हो सकता है। हेपेटाइटिस सी इसका वायरस होता है। इसमें यकृत मतलब लीवर डैमेज हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगी। हेपेटाइटिस डी जो तुम्हारे पास है, रक्त हो गया, यौन के संपर्क तथा पीलिया के कारण से होने का काम होता है। विटामिन यानी तो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है, इसका मुख्य कारण आपका लक्षण पीलिया होता है। अब इसका निरीक्षण कैसे करेंगे, इसके लिए कईयों टेस्ट होता है, जैसे एलएफटी का नाम सुनेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये एलएफटी यदि हम किसी व्यक्ति का करा देंगे तो हम मेन कारण उसका पता चल जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस टेस्ट होता है। वैक्सीन का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैक्सीन आता है अलग अलग चीज़ों से ले गया, ठीक है, कौन सा हेपेटाइटिस हुआ है, अर्ली स्टेज में उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब सही भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं कारण पे। ठीक है, मेन कारण क्या होता है आपके सामने, पहला दूषित नीडल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। अननोन पार्टनर से मतलब किसी पर्सन को तुम जान ही नहीं रहे, उससे सेक्स करोगे तो कईयों कारण, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, ये सब बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। माँ से बच्चे तक होने का कारण हो सकता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब क्या होगा, जैसे किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ, अब सही से जांच नहीं हुई तो हमारे पास ब्लड वहाँ से निकाल के किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी हेपेटाइटिस होने का खतरा हो सकता है। ठीक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई बंदा क्या कर रहा है बाबू, ऑर्गन उसका ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे किसी पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए व्यक्ति ए को हेपेटाइटिस हुआ, अब उसका ऑर्गन निकाल के किसी हेल्दी पर्सन में डाल दिया जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस का खतरा हो जाएगा। ठीक, म्यूकस तथा ब्लड यानी टू ब्लड कांटेक्ट मतलब म्यूकस मतलब जैसे मान लेते हैं आप किसी पर्सन से, ठीक है, म्यूकस का कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे हो सकता है ब्लड से ब्लड में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। ठीक, ये कारण रहा इनके बारे में। अब पैथोजेनेसिस कैसे होता है, देखिए यह मुख्यतः हेपेटाइटिस वायरस मुंह में शरीर करता है, मतलब मुख के द्वारा, मतलब हमारे शरीर के द्वारा ओरल, चाहे दूषित भोजन कर रहा हो किसी भी कारण से, यानी हमारे शरीर के अंदर वायरस क्या होगा, इंटर कर जाएगा। अब इंटर करने के बाद क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, ब्लड वेसल में अवशोषित हो जाएगा। मतलब जैसे मान लेते हैं आप ओरल लिए तो ब्लड वेसल में चला जाएगा, ब्लड वेसल से कहाँ पर जाएगा, हिपैटोसिस सेल मतलब लीवर सेल में वो चला जाएगा, लीवर सेल में पहुंच गया। अब अपने आप को क्या कर देगा, वो मल्टीपल करेगा, मतलब 1 से 2, 2 से मतलब वो जैसे डिवीजन करेगा। अब बताओ डिवीजन करेगा तो अपनी संख्या यदि बढ़ा लेगा तो आपको हाईजैक कर लेगा, उस बंदे को हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो ये कारण आपके सामने हेपेटाइटिस का। ठीक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे किसी व्यक्ति को देख कर तुम बता सकते हो कि इन व्यक्ति को क्या हो गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया। सबसे पहले क्या होगा, उनको थकान होगी। ठीक, दूसरा आपके सामने उस व्यक्ति को फीवर होगा। तीसरा आपके सामने भूख न लगना, नोजिया तथा उल्टी हो जाएगी, नोजिया तथा वोमिटिंग वगैरह होने का चांस बन जाएगा, पीलिया हो जाएगी। ठीक है, ईटीसी कर देते हैं। तो ये सब कारण तुम्हारे पास हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, मतलब ये सब लक्षण दिखेगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल रियल देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका कोई भी दवा नहीं बनी आपको ट्रीट करने के लिए, बट कुछ हमारे पास है। लाइट व्यायाम मतलब हल्का क्या कर दिया, आप व्यायाम करेंगे, ठीक है, तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, इसको दाब के रखा जाएगा। दूसरा एल्कोहल छोड़ देंगे क्योंकि एल्कोहल लीवर को सबसे पहले अटैक करता है। ठीक है, दूसरा आपके सामने आराम करेंगे, ज़्यादा रेस्ट पीरियड में जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, ये हो गया। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, वैक्सीन लगवाना मतलब क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को मान लेते हैं हो गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो वैक्सीन लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन आता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है, तब भी हो सकता है। ठीक है, यकृत ट्रांसप्लांट मतलब यदि मान लेते ज़्यादा स्टेज खराब हो गया है तो हम क्या कर देंगे, उनको लीवर ही ट्रांसप्लांट करा देंगे किसी दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में।
आगे क्या दे रखा है आपके सामने, छठा नंबर, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, ठीक, इन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। अब भैया डिप्रेशन आ गई हो, ठीक है, भोजपुरी में भी गाना सुने होंगे डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो यदि किसी पर्सन को डिप्रेशन हो गया है तो उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिप्रेशन की तरफ चलते हैं भैया, डिप्रेशन क्या होता है उनके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो ये आपके सामने रहा कि इसके बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। देखिए डिप्रेशन क्या होता है, कहते हैं यार हमको बहुत डिप्रेशन में चले गए, ठीक, कईयों कारण से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिख रखा, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, की कंडीशन है जिसमें आगे चलकर, यानी आगे चलकर कारण के आधार पर निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब जो आपके सामने डिप्रेशन होता है तो कईयों कारण से हो सकता है। जैसे डिप्रेशन एक सामान्य समस्या है, ठीक है। जैसे डिप्रेशन मान लेते हैं कोई कारण हो रहा है तब भी डिप्रेशन हो सकते हैं, मान लेते छोड़ के चली गई तब भी डिप्रेशन हो सकते हैं, एग्जाम के कारण से भी आप डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कईयों कारण के डिप्रेशन होता है। अधिकांश पेशेंट को क्या करें, गलत निदान किया जा सकता है। मतलब देखिए मोस्टली होता क्या है, व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है कि नहीं तो उसे मोटिवेट करेंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन में वो क्या करेगा, उभर सकता है, ठीक है। मतलब मोटिवेट करेंगे तो वो थोड़ा सा उत्तेजित होकर उसका डिप्रेशन से आप बाहर आ सकता है। तो ये रियल डिफिनेशन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब मानसिक बीमारी है, ठीक, जिसमें सैडनेस, मतलब व्यक्ति क्या करेगा, सैडनेस रहेगा, मतलब हमेशा हमेशा उदासी छाया रहेगा, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो क्या कर देगा, इंटरेस्ट हर एक चीज़ में, जैसे मान लेते हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, ठीक। दूसरा आपके सामने क्या होगा, प्लीजर, मतलब वो क्या करेगा, शांति प्लीजर से बैठबा नहीं करेगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, मतलब हमेशा वो सब क्या करता है, गिल्ट फील करेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में जो तुम्हारे पास जैसे प्रॉपर आप सो रहे हैं ना वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एपेटाइटिस, भूख ही खत्म हो जाएगी। पुअर कंसंट्रेशन, मतलब किसी काम में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये कईयों कारण है आपके सामने डिप्रेशन होने का, ठीक। तो ये है डिप्रेशन के बारे में। अब हम आते हैं कारण के बारे में, ठीक है। क्या कारण है गुरुदेव उस पर्सन को डिप्रेशन हो गया। पहला जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर मतलब किसी व्यक्ति को हुआ है, ठीक है, मम्मी पापा से भी आ सकता है, तो ये जेनेटिक फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर, जैसे हार्मोनल चेंजेज, मतलब मान लीजिए शरीर में क्या होगा, हार्मोनल चेंजेज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अब एडल्ट हो रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एक्साइटमेंट हो सकता है, ठीक है। लड़का है तो लड़की के प्रति, या लड़की है तो लड़के के प्रति अट्रैक्शन होना, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारा हार्मोनल लेवल आपके शरीर के अंदर चेंजेज होता है, बट कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। जैसे एड्रेनलिन बढ़ जाएगा तब भी, ठीक, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तब डिप्रेशन हो जाएगा। डोपामिन जो एक हैप्पी हार्मोन है, अब बताओ इसकी कमी हो जाएगी तब भी आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा गुरुदेव, डिप्रेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर, रिलेशन, भैया बोले थे ना रिलेशन, ठीक है। मान लेते हैं आप तो देखेंगे भैया लिप बॉय वो न्यूज आया था, ठीक है, प्यार न मिला था तो टमरवा चल गया था, कह रहे गए थे प्यार करेगी कि नहीं करेगी मतलब अलग रुतबा चल रहा है इन सब का, ठीक है। तो ये रिलेशन के कारण से हो सकता है। पेरेंट मान लेते किसी, ठीक है, पेरेंट का क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अभी देखेंगे वो एक लड़का था उसके पिताजी कर रहे थे कि आप नीट डॉक्टर बनिए, वो कर इंजीनियर बनिए। लंबे समय तक ये सब बहस चलता रहा, फिर लड़का क्या होगा, डिप्रेशन में आ गया, अभी बहुत सारा एक्साइटमेंट हुआ, पिताजी को ही मार दिया, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। लाइफ पार्टनर, मतलब लाइफ पार्टनर मान लेते शादी से पहले या शादी के बाद आपका लाइफ पार्टनर सही से आपका साथ नहीं दे रहा है तब भी डिप्रेशन हो सकता है। तो कईयों कारण हो सकता है डिप्रेशन का। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवा के द्वारा कैसे उपचार किया जाता है। सबसे पहले आपको उस पर्सन को साइकोथेरेपी विथ एंटी डिप्रेशन एजेंट, मतलब उस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलाएंगे। साइकेट्रिक डॉक्टर ऐसे डॉक्टर होते हैं जो क्या कर देते हैं, आपको मानसिक रोग होते हैं, ठीक है, मानसिक रोग को ट्रीट करेंगे। मोनोअमीन, ठीक, ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है जिसे मॉक्स यानी MOI बोला जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फिनालाजीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन एड्रेनालिन रिएप्टेक इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या होगा, एमोक्सापिन आ जाएगा, एमोक्सापिन आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में फ्लूजेक्टिन हो जाएगा और सीटालोफ्राम हो जाएगा। तो ये सब दवाइयाँ दे के हम क्या कर सकते हैं, उसके डिप्रेशन को सही कर सकते हैं, ठीक। अब क्या कारण है उस व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ, तो बोल सकते हैं देखिए,
ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा, देखिए इटियोलॉजी तो लिखे तो थे यार, चलो कोई टेंशन नहीं, लिख देते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी, एड्रेनलिन तथा डोपामिन की दिक्कत हो सकती है। एक्सटर्नल का जैसे फैमिली, सोशल, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास जॉब हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग देखेंगे जॉब के कारण से, मतलब पढ़ रहे अब जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो उल्टा सीधा आप सोचेंगे, तो इससे दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके शरीर के अंदर हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाएगा तब भी। ठीक, अब पैथोजेनेसिस दिया गया है। ठीक है, आनुवांशिक या वातावरण फैक्टर है। ठीक, अब ये आपके शरीर में जाएगा, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं करेगा तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण हो सकता है डिप्रेशन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, डिस्कस द इटियोपैथोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है, कैसे होती है, सबको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में, आप सुने होंगे। ठीक है, इनके बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब गुरुदेव क्या एनीमिया, पहले समझो क्या होता है। किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मतलब लोहा। अब कहेंगे सर आयरन कमी है तो लोहा खिला देंगे, ऐसा नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन करते उसमें से मिनरल जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता वो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में धीरे धीरे ब्लड के अंदर ऑलरेडी सोख लिया जाता है, उसका अलग से ज़्यादा टैबलेट वगैरह के लिए जब कंडीशन हो जाती है ख़राब तब लिया जा सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को माइक्रो, ठीक है, सिस्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो मतलब कम। इस कंडीशन ब्लड के पास इनफ हेल्दी आरबीसी नहीं होती जिससे एनीमिया हो जाता है। कहने का कारण क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। देखो, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड होता, ठीक है, तो ये आपके सामने ब्लड, तो ब्लड में एक नाम सुने होंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो आयरन कंटेनिंग होता है यही ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को एक जगह से ढोने का काम करता है। अब बताओ, आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होगी तो आरबीसी क्या होगी, सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब आरबीसी अनहेल्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके सामने, आरबीसी अनहेल्दी हो जाएगा। आरबीसी यदि अनहेल्दी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब आरबीसी यदि अनहेल्दी हो जाएगी तो आपके सामने क्या हो जाएगी, यहाँ से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आरबीसी ने देखो आरबीसी हेल्दी नहीं है जिससे एनीमिया हो सकता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के सेल के पास ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, भैया हेल्दी आरबीसी पर्याप्त अनुपस्थित है। अब बताओ, बोले थे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो रियल ऐसे होता है। ये क्या कर देता है, 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं और हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और हर एक सेल को क्या कर देते हैं, बोलते हैं भैया ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ले जाके देने का काम इनका होता है। ठीक, तो ये एनीमिया के बारे में था। कारण क्या हो सकता है गुरुदेव, क्या कारण हो सकता है उस व्यक्ति को एनीमिया हुआ है। पहला ब्लड लॉस मतलब मान लेते व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया किसी कारण से, जैसे मान लेते तगड़ा चोट लग गया। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ज़्यादा, पीरियड के दौरान ज़्यादा क्या हो गया, ब्लड का लॉस हो गया, तब भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, मान लेते ब्लड है बट उसमें हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब भी हो सकती है। आयरन का अवशोषण न होना, आयरन मतलब जैसे हमारे शरीर में तुम भोजन कर रहे हो, जैसे साग खा रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल ये सब खा रहे बट उसमें से जो आयरन की मात्रा उसे सोख ही नहीं रहा शरीर, तब भी हो सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल कोई है तो उनको भैया भरपूर मात्रा में आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे उनको फीमेल को अलग से, ठीक है, सरकार के द्वारा ये खुद ही खरीद के खाते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम होगा, प्रोटीन, ये सब खा सकते हैं। ठीक है, भोजन में ठीक आयरन की कमी, मतलब जो भोजन ले रहा है उसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब भी दिक्कत हो सकती है। जेनेटिक भी कभी कभी होता है। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिस पे, क्या कारण है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर के अंदर कम हो गया, बताओ आयरन की कमी हो जाएगी, आरबीसी अनहेल्दी हो जाएगी, तो मतलब आयरन यानी आरबीसी अनहेल्दी होगी, आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी मतलब एनीमिया हो चुका है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या लक्षण दिखेगा कि व्यक्ति को क्या हो गया गुरुदेव, क्या लक्षण दिखेगा कि व्यक्ति को भैया एनीमिया हो गया। सबसे पहले व्यक्ति कमज़ोर रहेगा। ठीक है, मतलब याद रखना, आयरन हीमोग्लोबिन की आपके शरीर के अंदर यदि कमी होगी तो आप
आपको नींद तगड़ा आएगी, ठीक है, नींद आएगी, थकान आएगी, ठीक है, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, आरबीसी की कमी है मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपकी स्किन येलो कलर की हो जाएगी। चेस्ट पेन, ऑक्सीजन न मिलना, मतलब आपको समझेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो चेस्ट पेन होगा, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है, ठीक है। हेडेक तगड़ा होगा क्योंकि पूरे बॉडी का 20% ऑक्सीजन अकेले ब्रेन को चाहिए क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी करेंगे, जैसे अभी बताओ आप खेत में काम करेंगे उतना नहीं थकेंगे, यदि आप मेंटली बढ़िया से 1 घंटा पढ़ देंगे तो आपके शरीर के भूख प्यास सब लग जाएगी क्योंकि मेंटल क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है आपके सामने एनर्जी का। जीभ में सूजन, मतलब आपके सामने जो जीभ है वो सूजन आ जाएगा आपके सामने, ठीक, ये हो गई कहानी यहाँ से। बिना दवा के कैसे ट्रीट किया जा सकता है, रेड मीट का खाना, मतलब आपको क्या कर देंगे, बोल दिया जाएगा रेड मीट खाएंगे, ठीक है, तो इससे हो सकता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेंगे, ठीक है। ड्राई फ्रूट लेंगे जैसे सुगरी हो गया, छोहाड़ा हो गया, किशमिश हो गया, ये सब लेंगे। नट्स का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल का भैया भरपूर खाएंगे, साग मिले तो कम से कम भर खाइए, ठीक है। देखिए आप कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, तो साग क्या करिए, हफ्ते में 1-2 दिन जरूर प्रयोग कीजिए, ठीक है, जिससे आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन मेंटेन, वो भी मौसमी साग रहेगा तो भी, मौसमी नहीं मौसम वाला साग, जैसे अभी गेहूं वाला सीजन आएगा तो सुने होंगे बथुआ के बारे में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दवा के द्वारा कैसे किया जाता है, भैया बहुत दवा मार्केट में प्रेजेंट होता है, जैसे ओरल आयरन दवा, जैसे टैबलेट सिरप भी दिया जा सकता है। टोटल डोज इन्फ्यूजन, मतलब आयरन डेक्स्ट्रॉन होता, मतलब व्यक्ति को क्या करिए, ग्लूकोज में आयरन लगा के चढ़ा दो। आयरन एस्कॉर्बिक एसिड का संयोजन देके तभी कर सकते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट का प्रयोग कर सकते हैं, फेरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी रही आपके सामने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो एटलीस्ट 50 मिनट यानी 50 मिनट के अंदर हमने पूरा क्या कर दिया, इसको कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने शॉर्ट वाले में। शॉर्ट में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, बट किन्हीं आपको 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। पहला आपके सामने स्कैबिस दिया हुआ है। स्कैबिस क्या होता है इसको पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे डर्मेटोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्कैबिस के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। स्कैबिस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से इनके बारे में, ठीक है। देखिए पहले देखिए डर्मेटोलॉजी, इस यहाँ सीधे स्कैबिस देख लेते हैं। स्कैबिस पूछा है तो स्कैबिस ही दिखाते हैं। देखिए स्कैबिस दिया गया है। स्कैबिस क्या होता है, स्कैबिस को खुजली की बीमारी कहा जाता है। मतलब स्कैबिस एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जो हमारे त्वचा में होती, स्किन पे होती है, ठीक। स्कैबिस एक संक्रमण त्वचा रोग है। त्वचा रोग मतलब जैसे किसी व्यक्ति को हो रहा है, ठीक, उसके संपर्क में आ गया तो आपको भी होने का खतरा बन जाता है, ठीक है। लिख रखा आपके सामने सरकोप्टेक स्कैबी, कीट त्वचा के अंदर होती, मतलब जो स्किन होती है, स्किन की जो पतली सी परत होती है, इसी के जस्ट नीचे ये चीज़ पाया जाता है। खुजली तथा चकत्ते हो जाते, मतलब बार बार खुजलाहट टाइप में होगी, आपको चकत्ता टाइप में हो जाएगा, तो इसी को स्कैबिस बोलते हैं। अब क्या कारण है उस व्यक्ति को स्कैबिस हुआ है, ठीक है, तो कारण देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, आपके सामने स्किन इंजरी हुई है। स्किन इंजरी होगी तो भैया अभी बोले व्यक्ति ये तुम्हारे पास कीट होता, वहाँ घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करेगा, तब भी हो जाएगा। सनबर्न मतलब सनलाइट बर्न किसी को हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है तो उसे इरिटेशन टाइप में हो रहा, तब भी हो सकता है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस के कारण से हो सकता है। पैरासाइट यानी पैरासाइट जो माइट होते हैं, खासकर आपके सामने कौन से, ठीक है, स्कैपो यानी सरकैप्टो स्कैबी होता है, उसके कारण से हो सकते हैं, ठीक। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, यानी बिना दवा के उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, तो बोलेंगे प्रॉपर साफ सफाई रखेंगे, बराबर, इसीलिए बोला जाता है प्रॉपर नहाना धोना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। स्किन को मॉइस्चर करना चाहिए, स्किन को मॉइस्चर करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सनलाइट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, मतलब कड़कती धूप में नहीं जाएंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कैसे दवा के द्वारा उसे ट्रीट किया जा सकता है। पहले स्टेरॉइडल क्रीम का प्रयोग करेंगे, जैसे बेटनोवेट सी वगैरह देखे होंगे, बेटामेथासोन वगैरह, ये सब कैटेगरी की दवा। एंथ्रालीन क्रीम, जैसे एंथ्रालीन क्रीम क्या होती है, सन सेल को ग्रोथ करने में मदद करती है,
ठीक है। मेथट्रैक्जेट हो गया, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। देश में आपके सामने क्या हो गया, सिरोसिस क्रीम का भी प्रयोग करेंगे, जो इसका सोरोसिस में भी काम आता है, यहाँ पर भी। सोलनम नाइग्राम प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी एजाटी रेसिटिका इंडिका, मतलब इन सब का पेस्ट बना के फार्माकोग्नोसी में देखे होंगे, ठीक है। इनका पेस्ट बना के हम क्या करेंगे, अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपके सामने स्कैबिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भैया थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है। 60 नोट ऑन मलेरिया। मलेरिया पे आपको क्या कर देना है गुरुदेव, 60 नोट लिखना है, ठीक है। मलेरिया पे आपको क्या कर देना है, इजीली 60 नोट लिख देना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा मलेरिया के बारे में। चलो पूरा डिटेल में इसका क्योंकि इस पे पूछा जाता है। मलेरिया क्या होती है, मलेरिया एक खतरनाक तथा जानलेवा बीमारी होती है, ठीक, जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। जैसे मलेरिया हो रहा है, ठीक है, आपके अगल बगल मान लेते पानी रुक रहा है, तो ये साफ पानी रुकना मतलब फ्लो करेगा तो नहीं, रुकेगा तो एनाफिलिस मॉस्किटो वहाँ जन्म लेंगे, तो ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेंगे और आपको आके काट लेंगे। यदि आपको आँख को काट लिए तो भैया आपके अंदर वो चला गया, ठीक है। ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं, जो नीचे कारण देख सकते हैं। इटियोलॉजी या काजिटिव एजेंट है, मतलब काजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम होते हैं। ये जीनस क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम मलेराई से आपको मलेरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम वूवल से हो सकता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स से हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हो सकता है। तो इन कारणों से आपको क्या हो सकता है गुरुदेव, मलेरिया होने का चांस बढ़ जाता है। ये हो गया कौन कौन सा स्टेज होता है, ठीक है। स्टेज देखा जाए तो आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन टू स्पोरोजॉइड से संक्रमित, मतलब कोई पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन, उसमें मल्टीपल करेगा तो एक स्टेज रहता है स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड मच्छर लेगा और हमारे शरीर के अंदर डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता प्लस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये सब कुछ भैया करते हैं, ठीक है। आपके सामने इन्फेक्टेड पर्सन में जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। अब भैया संख्या जब बढ़ल तो भैया अटैक कई बार कैले, ठीक। अब कैसे जान जाएंगे किसी व्यक्ति को भैया मलेरिया हुआ है, उसको तेज बुखार होगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, उस व्यक्ति थका थका रहेगा, पसीना आएगा, एलोइस स्किन, उसकी स्किन येलो कलर की हो जाएगी, चिल ठंडक टाइप में होगी, एनीमिया, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी को ही तोड़ता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवा के कैसे उसे ट्रीट करेंगे। व्यक्ति को बोलेंगे मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, भोजपुरी गाना मच्छरदानी लगा के, ठीक है। बताओ मच्छरदानी लगाने से फ़ायदा बहुत सारा होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे जैसे हमारे ही घर है, अब बताओ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी बरसात, कभी मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, क्योंकि मच्छर काटेगा तो भैया कई बीमारियां हो सकती हैं। विंडो तथा डोर को क्या कर दीजिए, आप बंद करिए, ठीक है। मतलब यदि आप अच्छा घर बनवा रखे हैं तो विंडो हो गया, दरवाज़ा, ठीक है, विंडो हो गया प्लस में दरवाज़ा, दोनों को बंद रखेंगे, मच्छर आएगा नहीं घर में तो आपको होगा नहीं। अपने त्वचा को कवर करके रखें, मतलब फुल पैंट पहनिए, फुल शर्ट पहनिए, जिससे स्किन में हमारे पास मच्छर न काट पाए। मॉस्किटो रिप्लिकेंट का प्रयोग करेंगे तो मच्छर भाग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यदि मान लेते हो गया है तो एंटी मलेरिया ड्रग्स हो गए, जैसे आपके सामने एंटी मलेरिया ड्रग्स का प्रयोग करें, जैसे आर्टिमिसिनिस, ये ड्रग्स दे सकते हैं, क्लोरोक्यूनॉन दे सकते हैं, क्यूनॉन दे सकते हैं, और तुम्हारे पास क्या लिख रखा मेफ्टो, ठीक है, मेफ्टो क्यूनॉन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, दूसरा आपके सामने क्यूनॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने इन कंडीशन में इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कैटेगरी दवाइयाँ होती हैं, यदि एंटी मलेरिया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कोलोजी में देखे होंगे तो भैया भर के दवाइयाँ हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कर देते हैं, अपने अनुसार डॉक्टर दवा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, HIV के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। HIV गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है HIV, ठीक है, ठीक है। HIV के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। चलिए HIV के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से देखिए HIV दिया गया आपके सामने, यहाँ से HIV गुरुदेव क्या होता है। HIV का मेन, HIV एक तरह का वायरस होता है जो क्या कर देता है, एड्स कॉजेज करता है, लिख रखा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह ऐसी स्थिति है जो HIV के कारण होने वाली इम्यून सिस्टम को कम करके अपने लक्षण को दिखाता, उसी को HIV बोलते हैं, ठीक। यानी अब
देखो एड्स का मेन कॉजेज क्या होता है आपके सामने, HIV होता है। किसी पर्सन को यदि HIV समझो हुआ है, मतलब उसके ब्लड के अंदर HIV पाया गया, तो समझो एड्स प्रेजेंट है उसके शरीर के अंदर। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एस से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से तुम्हारे पास वायरस होता है। HIV एक तुम्हारे पास रेट्रोविरिडीन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये तुम्हारे पास ये जो है ठीक है वायरस, वो रेट्रोविरिडीन, ठीक है, आपके सामने रेट्रोविरिडीन फैमिली होती है, इससे अलग अलग नहीं फैमिली होती, उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक, अब गुरुदेव कारण क्या हो सकता है उस व्यक्ति को, कॉजेटिव एजेंट आपके सामने HIV यानी एड्स हो चुका है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब आप कभी किसी अननोन फीमेल से या मेल से सेक्स करते हैं, तो यदि उसको HIV हुआ है तो आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट म्यूकस के द्वारा, मतलब आपको क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे म्यूकस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तब भी हो सकता है। सुई से हो सकता है, ठीक है, सुई मतलब जैसे मान लेते ये सुई है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ठोकला, अब दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को ठोक देला, तब वो दिक्कत होगा। सेविंग के टाइम मान लेते हैं ब्लेड वगैरह नहीं चेंज किए, तब भी हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं जाइए सेविंग कराने के लिए उसे कहिए ब्लेड चेंज कर दे, और ब्लेड चेंज करने के साथ इस पर क्या कर दे, डिटोल पे स्प्रे करके अच्छे से धुल दे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये हो गया। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के कैसे प्रयोग हम ठीक कर सकते हैं। पहले लाइफ पार्टनर अननोन यानी नोन होना चाहिए, मतलब जिससे आप क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, BF हो या GF, आपके परिचय का होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों से क्या करिए सेक्स में, ठीक है, इन्वॉल्व हो, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंडोम का प्रयोग करेंगे, और याद रखना, ठीक है, आपके माइंड में मेल ही होता है प्लस में फीमेल, दोनों का कंडोम आता है तो दोनों भी लोग प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं मेल नहीं करेगा तो फीमेल कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर रहा तो मेल कर सकते हैं। अवॉइड अननोन सेक्स मतलब आपको क्या कर देना, अननोन सेक्स को क्या कर देना, थोड़ा सा अवॉइड करना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। तो ये कहानी रही इनके बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब बिना यानी दवा के द्वारा कैसे उसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लिख रखा आपके सामने, अप्रोनेसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम कंटा यानी कॉम्बिनेशन ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने क्या लिख रखा, प्रोफाइलेक्सी इन्फेक्शन में तुम्हारे पास कोट्रामक्सा यानी कितना 300 यानी 950 mg प्रयोग किया जाए। आइसोनियाजाइड एंटीवायरल ड्रग्स प्रयोग करेंगे, सिंपल सा। INH का ड्रग्स का कैटेगरी का प्रयोग करेंगे। तो ये सब मतलब ये HIV के बारे में दिया गया है, ठीक। तो ये रहा आपके सामने HIV के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, कोविड या सार्स दिया रहेगा। बात एक ही याद रखना, कोविड और सार्स को बात एक ही, उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कोविड और सार्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 10 नंबर पेज पे दिया गया, 60 नहीं 10 नंबर पेज है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर सार्स और कोविड के बारे में बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, हमें शॉर्ट ही लिखना है, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने कहा रही कि सार्स की कहानी, सार्स या कोविड-19। देखो सार्स कोविड-2 एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब अभी इसके बारे में तो भैया आपके सामने से ही गुजरा तो सब कुछ देखे हैं, ठीक। वायरल इन्फेक्शन डिजीज है सार्स कोविड वायरस का पूरा नाम क्या होता है आपके सामने, यस से क्या होता है सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, यस से आपके सामने सिंड्रोम, और CO को क्या होता है आपके सामने कोरोना वायरस 2, ठीक है, होता है, ठीक। तो ये आपके सामने कहानी रही ये, ठीक है। इसे समांतर नोवल कोरोना वायरस भी बोला जाता है, यानी इसे नॉर्मल देखा जाए तो नोवल कोरोना वायरस बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ से उद्गम हुआ था, तो कोरोना वायरस का उद्गम क्या होता है, वुहान सिटी चाइना से क्या हो गया गुरुदेव, प्रकट हुआ था, ठीक। अब क्या कारण है किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है, ठीक है। यानी बैट से ओरिजिनेट हुआ था, मतलब जो चमगादड़ होती है, ठीक है, वो क्योंकि जितनी भी गंदगी रहेगी इसी से प्राप्त होती है। ये हाईली कंटाजिनस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज, मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाता था और बहुत तेज़ी से मल्टीपल करता था और रिस्पायरेशन में बहुत तगड़ा प्रॉब्लम करता था। यह मुख्यतः ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जैसे मान लेते आप छींक रहे हैं तो ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते थे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। फिजिकल कांटेक्ट जैसे हाथ मिलाने से हो सकता, किसी उसका प्रयोग चीज़ प्रयोग से, यानी मोस्टली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, आपके सामने हाथ मिलाने से, हैंडशेक करने से होता था, किसी अननोन पर्सन से मिलने से होता था।
कंटामिनेटेड थिंग्स से फैलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमको, मान लेते कोरोना हुआ, मान लेते भगवान न करे क्यों किसी को ये बीमारी न हो, मान लेते इसको हमने टच किया तो इसमें कोरोना वायरस था, तो इसको हमने टच किया तो हमारी अंगुलियों पे लग गया, तो लग बाई चांस आपने ये हाथ कहाँ पर ले गया, अपने मुंह तथा नोच के पास ले गए हैं, तो उससे आपके शरीर के अंदर ये इंटर कर जाता था। ठीक, तो ये आपके सामने रहा इटियोलॉजी। अब पैथोजेनेसिस में देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, देखिए अब लिख रखा है आपके सामने कोरोना वायरस का प्रवेश किसी भी कारण से आपके शरीर के अंदर यदि इंटर करेगा तो आपके शरीर के अंदर माइक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम धक्का नहीं बैठी है ना, लड़ना शुरू कर देती है। तो लिख रखा माइक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी क्या हो जाती है आपके सामने फेल हो जाती है। यदि लड़ नहीं पाएगी तो फेल हो जाएगी। अब यदि फेल हो गई तो मल्टीप्लिकेशन होता है और वायरस लंग्स के अंदर चला जाता है। मतलब वायरस लंग्स के अंदर तो चला गया, उसके बाद अपने आप को मल्टीपल करेगा, इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन प्लस में इन्फ्लामेशन करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन करेगा, क्या करेगा आपके सामने तगड़ा इन्फेक्शन करेगा। यदि तगड़ा इन्फेक्शन किया तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी या सांस लेने में फेल होगी तो आदमी की डेथ हो जाएगी। अब आपके सामने देखे थे बहुत लोगों की डेथ हुई थी। ठीक, तो ये आपके सामने किसके बारे में था, कोविड के बारे में। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक यानी ओवेरियन सिंड्रोम होता। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में सुनिए क्या दे रखा आपके सामने। यदि आप पढ़े होंगे वुमेन हेल्थ के बारे में तो लास्ट में आप पढ़े होंगे, ठीक है, डिस्मेनोरिया वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर एक बीमारी दी गई होगी। तो अब ये देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से देखो क्या बोल दिया गया है, लिख रखा आपके सामने PCOS का पहले फुल फॉर्म देखें। पी से क्या होता है पॉलीसिस्टिक, ओ से ओवेरियन होता है और आपके सामने यस से, ठीक है, यानी पी से पोली होता है, ये सी से सिस्ट यानी सिस्टिक होता है, ओ से ओवेरियन सिंड्रोम होता है। कहने का मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें सिस्ट बनने लगता है। सिस्ट मतलब छोटे छोटे छल्ले नुमा बनना लगता है, दानेदार बनने लगता है। ठीक है, PCOS एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर, मतलब जैसे फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, ये इम्बैलेंस हो जाता है। और भी फॉलिकुलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन होता है। तो ये क्या होता है, ये फ्लक्चुएट करने लगता किसी भी कारण से। तो ये इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो फीमेल खासकर रिप्रोडक्टिव एज में होता है। मतलब तो कोई फीमेल है अभी एडल्ट फेज में जा रही है, ठीक है, एडल्ट फेज में जा रही तो उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एडल्ट फेज में, तो उसमें क्या होता है सिस्ट बनने लगता है। ठीक है, आपके सामने सिस्टिक बनने लगता है। PCO में ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं यानी दानेदार होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्टार्टिंग केस में ये मोस्टली देखा जाए किसी भी गाइनो को दिखाएंगे तो स्टार्टिंग फेज में इसे हम कवर अप कर सकते हैं, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये कहानी रही इनके बारे में, इंट्रोडक्शन। अब कारण गुरुदेव क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर आपके सामने क्या होगा एंड्रोजन को बढ़ाना, इसके कारण से हो सकता है जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जैसे मान लेते कोई फीमेल है उसके मान लेते मतलब कोई लड़की है उसके मान लेते फीमेल में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब मम्मी में कुछ हुआ तो कारण हो सकता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मोटापा, चिंता, ये सब करेंगे। और याद रखना जितने भी आपके सामने इस केस में ऑपरेशनल हो रही है, ठीक है, मतलब फीमेल के लिए ऑपरेशनल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रयोग किया जा रहा है, अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा, तो सब कुछ भैया लाइफ स्टाइल पे ही निर्भर करता है। ठीक, पहले देखेंगे, बुरा न मानेगा, ठीक है, पहले देखेंगे जो गांव के देहात के लोग रहते थे, लेडीज रहती थी, वो ढीला ढाला कपड़ा पहनती थी, जो पेल्विक रीजन मतलब फिटअप रहता था, कोई टेंशन नहीं। बट अब इस टाइम देखेंगे पूरा एकदम स्ट्रेच कपड़ा पहनते, खतरनाक टाइप में जिससे हमारा पेल्विस रीजन ऐसे दब जाता है। ठीक है, बताओ पेल्विस रीजन स्टार्टिंग से ही दबना शुरू हो जाएगा तो वेल डेवलप नहीं हो पाएगा। जब बेबी ग्रो करेगा पेट के अंदर तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कराने में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा का बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब इस समय देखा जाए तो 10 फीमेल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द फीमेल 5 से लेकर 6 फीमेल को ऑपरेट करना पड़ रहा है। 4 ही फीमेल हैं जो थोड़ा सा, ठीक है, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं यार, शहर में भी रहती बट अपनी एक्टिविटी खुद करती, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन, खाना पीना, वजन काम छोड़ के मोस्टली सब करती हैं। अब इस समय क्या हो रहा भैया, ठीक है, थोड़ा सा बेबी डेवलप हुआ 1-2 महीना तो उनको बेड रेस्ट हो जाएगा भैया, सीढ़ी नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, पानी नहीं करेगा, कपड़ा धोना कुछ नहीं करना। ठीक, तो बताइए हमारी बॉडी फिट नहीं रह पाएगी तो कैसे काम हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। ठीक है,
तो ये काम हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, अब कैसे लक्षण दिखेगा, आपके सामने इरेगुलर पीरियड आएगा फीमेल के अंदर, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, मतलब उनके शरीर के ऊपर क्या होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्नी ऑन फेस, फेस पे छोटे छोटे मुहासे हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा, हेयर फॉल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा होगा तब हेयर फॉल होगा, बट मोस्टली ये देखा जाता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब बिना दवा के कैसे ट्रीट किया जा, सॉरी ये तो बिना दवा के कैसे ट्रीटमेंट किया जाता। इम्प्रूविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करो, वेट को लॉस करो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट और भोजन करो तो अपना काम हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी भी आप, ठीक है, किसी भी गाइनोलॉजिस्ट मतलब जो आपके सामने फीमेल वाली डॉक्टर होती है उनसे कंसल्ट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये कहानी रही आपके सामने PCOS के बारे में। 1 मिनट भाई, धूप तगड़ा आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको खिसका दिया जाए। ठीक, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर नहीं, अब यहाँ हाइपो दे रखा है तो आपके सामने लिख रखा, आपके सामने कंडीशन पे देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अब हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब से पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में समझिए। देखिए, हमारे गर्दन वाले रीजन पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या निकालती है, थायरॉक्सिन निकालती, कैल्शिटोनिन निकालती है, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन निकालती है। तो ये 3 केमिकल निकालने का काम क्या किसका होता है, थायराइड का होता है। बट यही तीनों निकलना जब कम हो जाता तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता। तो क्या कंडीशन दे रखा आपके सामने, हाइपोथायराइडिज्म एक डिजीज है, मतलब एक बीमारी है जिसमें हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, ठीक है, जिसका मुख्य कारण थायराइड हार्मोन कम निकलने लगता है। तो इसी को भैया क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। अब ज़्यादा होगा तब भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है, मतलब शरीर में जितना चाहिए उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं करती तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन का स्राव होता है, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन हो गया, एक केस और होता है जिसे हम कैल्शिटोनिन बोला जाता है। तो मतलब इन हार्मोन का कौन स्राव करता है आपके सामने, थायराइड ग्लैंड करती है। बट इन केस आप ये ग्लैंड क्या कर देती है, सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाती तो उस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। गुरुदेव कारण क्या है, ऑटो इम्यून इलनेस मतलब आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा लो है, निकलवा नहीं कर रही है। दूसरा, आयोडीन की कमी, मतलब मान लेते हैं आप क्या प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं ले पा रहे हैं तब भी हो जाएगी। डैमेज द थायराइड ग्लैंड मतलब किसी कारण बट आपके क्या होगा, थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेलुलर एंजाइम सिस्टम कम हो जाएगा, मतलब शरीर के अंदर जो सेलुलर एंजाइमेटिक सिस्टम ओ भैया कम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन कारणों से आपके शरीर के अंदर क्या हो सकता है, थायराइडिज्म खराब हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या कारण है, पहला आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक है, कॉन्स्टिप्यूशन मतलब कॉन्स्टिप्यूशन होगी, मतलब कब्ज टाइप में होगी, ठीक है। वेट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता चला जाएगा, जैसे नहीं होते बात करें कुछ खइबो पिएबो नहीं करता ही, ठीक है, वो वेटवा बढ़ा चल जाता, तो ये होता है। यानी मेस्टुअन क्या होगा, साइकिल बढ़ जाएगी, ठीक है, मेस्टुअन साइकिल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कमज़ोर तथा थका हुआ आप महसूस करेंगे तो समझ जाना ये सब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके सामने लियोथोरॉक्सिन आपके सामने टैबलेट आता है, ठीक है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन दवा का प्रयोग जैसे आपके सामने लियोथोरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन हो जाएगा, ट्राई आइडोक्सोथायरोनिन हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के हम प्रयोग करेंगे तभी। बट मोस्टली देखा जाए तो थायरॉक्सिन आता है मार्केट में, देखेंगे छोटी छोटी डिब्बी में आता है ना, ठीक है, थायरॉक्सिन 200 400 600 वो डिपेंड करता है किस कंडीशन पे आपका थायरॉक्सिन है, वो डॉक्टर अपने अनुसार 50 VmG आता है तो अपने अनुसार वो चलाते हैं। तो ये आपके सामने क्या रहा, थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा, कारण देखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, उसके बाद आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा हुआ है। तो ये कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, इसेंशियल लिस्ट, ठीक, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है, इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं हम देख लेते हैं, रेशनल दवा के बारे में सुने होंगे, रेशनल इरेशनल, तो यहीं पर उसी के बारे में बताना पड़ेगा। इसेंशियल लिस्ट मेडिसिन क्या होती है, जैसे कोई एरिया है
तो वहाँ पर उन दवाओं को रखना बहुत 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 ज़रूरी है जो उस एरिया में उपयोग में लाई जा रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है, इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, WHO के अनुसार ऐसी दवाइयाँ जो आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते एक गांव है, उस गांव के अनुसार पॉपुलेशन के अनुसार क्या कर देते, उस सरकारी हॉस्पिटल में उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट अमाउंट में उस लिस्ट की दवा होनी ही होनी चाहिए। जो वहाँ पर बीमारियाँ हो रही हैं उनको सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं की आवश्यक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, सूची बोला जाता है। ठीक, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ऐसी दवाइयाँ रखी जाती है जो कम लागत है, यानी लागत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लोग हैं तो क्या करना पड़ेगा उनको कम से कम, क्योंकि सरकार का तो भैया काम ही है, ठीक है, सस्ती चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराना। अधिक प्रभावशील कि नहीं, मतलब सस्ता रहे तो घटिया क्वालिटी नहीं, सस्ता भी होना चाहिए, अधिक प्रभावशील होना चाहिए, उसी को आपके सामने इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यह अनिवार्य है कि दवाओं के मानक सही खुराक उपयुक्त मात्रा में हर समय संतोषजनक जानकारी के साथ उपलब्ध कराना होता। कहने का मतलब इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यह अनिवार्य है, क्योंकि भैया अभी देखेंगे नॉर्मल कहीं भी हॉस्पिटल पे जाएंगे सरकारी, तो एक लिस्टिंग बनी होती कि यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो बताना, ठीक है, इसी के अंतर्गत है। दवाइयाँ का मानक सही खुराक सटीक खुराक बताना, उपयुक्त मात्रा में हर समय पर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में देखेंगे इंजेक्शन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। संतोषजनक जानकारी के साथ उपलब्ध कराना में इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंतर्गत आता है। WHO के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है आपके सामने, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हर 2 साल के बाद अपडेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार बीमारियां क्या हो जाती है, बदलती रहती हैं, मतलब बढ़ती रहती हैं। बीमारियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बदलेगी, तो उसको अपडेट किया जाता है। जैसे मान लेते कोई और अनिवार्य दवा है और ऐड कर दिया जाता है आपके सामने यहाँ से, ठीक है। इनका चयन कैसे किया जाता है आपके सामने, सबसे पहले इसमें दवा को प्रभावशीलता सुरक्षा के बारे में सर्टिफिकेशन ऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब प्रभाव दिख रहा है कि नहीं, सुरक्षा भी होनी चाहिए। ड्रग्स की उपलब्धता इस तरह से है कि गुणवत्ता और स्थिरता को लंबे समय तक स्टोर हम कर सके, मतलब जैसे दवाइयाँ हैं लंबे समय तक स्टोरेज नहीं करेंगे तो बताओ हर सलिए बहुत सारा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। लोग आराम से ले सके, मतलब ऐसी दवाइयाँ हो सके रोज लोग मोस्टली आराम से ले सकें। दाम कम होना चाहिए, ठीक है, सुरक्षा भी होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, और आदि का पालन मानदंडों का होना चाहिए कि नहीं। मतलब जो फसाई का रखी है ये फार्माकोपिया बोले उसके सिद्धांत पे बने किया, घटिया क्वालिटी देता दवाई, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। फ़ायदा नुकसान गुरुदेव क्या हो गया, देखिए फ़ायदा इनसे क्या होता है आपके सामने, दवाओं का बेहतर प्रबंध हर जगह उपलब्ध रहता है, आसानी से खरीद सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, कम कास्ट पर यानी कम पैसे पर, ठीक है। अच्छी सुरक्षा से रोग क्या हो जाता है, निवारण होता है, आसानी से पूर्ति यानी आपूर्ति को पूरा करना होता है, ठीक। ये हो गई कहानी इनके बारे में। अवेलेबल ऑफ द इसेंशियल ड्रग्स, जैसे तुम्हारे पास डिस्पेंसरी पे भैया उपलब्ध है, हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध, हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कुछ भी हो, ये दवाइयाँ होनी ही होनी चाहिए, तो इसी को भैया इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट में अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा मानसिक बीमारी के बारे में सुने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उस कैटेगरी में ये अल्जाइमर डिजीज़ होती है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में ही अल्जाइमर डिजीज़ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अल्जाइमर के बारे में, ठीक है। देखिए अल्जाइमर क्या होता है, ठीक है, ये भी CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाली बीमारियां होती हैं। अल्जाइमर डिजीज एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाली ड्रग्स होती है, मतलब ये मोस्टली क्या कर देते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम खासकर ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड को, उसको डैमेज करती हैं। अल्जाइमर में व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता की गंभीर कमी हो जाती है, मतलब व्यक्ति सही से सोच नहीं पाएगा।
इसमें ठीक है, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ठीक है यादाश्त का सोचने की क्षमता को खोने लगता है, उसी को अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, स्टेज क्या होता है आपके सामने क्या लिख रखा है, स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है। देखिए पहला दे रखा कोई लक्षण नहीं दिखता, मतलब सबसे स्टार्टिंग में कोई लक्षण नहीं दिखेगा, सोचने का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इस स्टेज में यदि हम रिकवरी कर लिए, किसी भी साइकियाट्रिस्ट से हम क्या कर दिए, सलाह ले लिए, तो अपना काम हो जाता है, उस व्यक्ति को हम ट्रीट कर सकते हैं। बट भैया ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सेकेंड स्टेज माइल्ड अल्जाइमर डिजीज होगा, यादाश्त में थोड़ा सा भूलना आ जाएगा, योजना बनाने में कठिनाई की मतलब हमको क्या करना है यही नहीं बना पाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, फ्रेंड तथा परिवार को पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दैनिक का जैसे कपड़ा पहनना, नहाना आदि में समस्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये सब होगी तो दिक्कतें उनको झेलना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज भैया समझ लो अब लास्ट स्टेज है अल्जाइमर। ठीक है, गंभीर अल्जाइमर प्रॉब्लम होगा, यानी क्या संवाद करने में ठीक है क्षमता खो देंगे, आराम से चलने तथा निगलने जैसी क्या होगी शारीरिक लक्षण खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अल्जाइमर क्या होता है, इसके 4 स्टेज होते हैं, हमने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ से। ठीक, ये होगा। ग्लाइकोमा गुरुदेव क्या दे रखा आपके सामने, ग्लाइकोमा के बारे में। ग्लाइकोमा क्या होती है, एक आंख में होने वाली क्या होती है गुरुदेव, बीमारी होती है। ठीक है, ये आंख में होने वाली बीमारी होती है, 9th नंबर है ना। ठीक है, आंख में होने वाली बीमारी होती है ग्लाइकोमा के बारे में, ये हो गया आपके सामने। देखिए ग्लाइकोमा के बारे में, ग्लाइकोमा क्या होती है। ठीक, इसको साइड में रखते हैं। देखो ग्लाइकोमा क्या होती है पहले समझिए, इसके थोड़ा सा समझने से पहले आप आंख का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने गुरुदेव हमारे पास आंख का प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये बाहर की तरफ जाता है और ये ऐसे हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये हो जाता है आपके सामने यहाँ से। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ से विट्रस ह्यूमर होता है, यहीं पर ऐसे पतली पतली नर्व जाती है, क्या हो गई पतली पतली नर्व जाती है। ठीक है, पतली पतली नर्व जाती है जिससे अपना काम हो जाता है। ठीक है, भाई मच्छर परेशान कर रहा है यार। ठीक है, देखो नर्व पतली पतली जाती है, तो ये मान लेते हैं इसका प्रेशर बढ़ेगा प्लस इसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर बढ़ेगा, तो अब हमारी ऑप्टिक नर्व दबना शुरू हो जाएगी, तो उस प्रेशर को इंट्रा आकुलर प्रेशर बोला जाता है। अब बताओ ये प्रेशर पड़ेगा तो ऑप्टिक नर्व धीरे 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 तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपके सामने डैमेज होना चली जाएगी। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व यदि डैमेज होगी तो जो सूचना यहाँ से जा रही किसको, ब्रेन को जा रही हो, ब्रेन को जा ही नहीं पाएगी, तो समझ जाना ग्लाइकोमा हो जाएगी। मतलब ये सामूहिक बीमारी होती है। ग्लाइकोमा एक आंख की सामूहिक डिजीज होती, बोले थे ना सामूहिक बीमारी होती है। ग्लाइकोमा में मुख्य रूप से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जिससे देखने में प्रॉब्लम। अब बताओ ऑप्टिक नर्व यदि डैमेज हो चुकी हैं तो देखने में हमको जाहिर सी बात प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम आती है। इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपके बात सामने बताएं इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, ठीक, तब समझ जाना ग्लाइकोमा हो सकता है। कारण गुरुदेव क्या होता है, इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, दूसरा ब्लॉक हो जाती है कैनाल, मतलब जो ऑप्टिक नर्व होती है वही ब्लॉक हो जाती है, ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, इंट्राऑकुलर बढ़ने से ग्लाइकोमा हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आपके सामने यहाँ से आते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट बिना दवा के कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उनको, सबसे पहले आपके सामने प्रॉपर वॉश, कोल्ड वॉश, मतलब आँख को हल्का क्या करेंगे आप पानी से धुलेंगे। काले चश्मे का प्रयोग करेंगे जिसमें हमारे शरीर के ऊपर मतलब आँख के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बने, धूप में न जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं आपके सामने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवा के द्वारा जैसे बीटा ब्लॉकर टीमोलॉल का प्रयोग करेंगे, ईयर यानी आई ड्रॉप होती है मैनिटॉल का प्रयोग करेंगे, एडनर्जिक एगोनिस्टिक का प्रयोग करेंगे जैसे हमें ब्रोमो ठीक है नीडीन होता है, ठीक है क्रोनिक एनहाइड्रस होता है, इन सब का यदि प्रयोग करेंगे तो हम ग्लाइकोमा को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने ग्लाइकोमा के बारे में। ठीक है, तो ये आपके सामने कारण रहा ग्लाइकोमा। अब आते हैं किस पे, डायबिटीज के बारे में। गुरुदेव डायबिटीज क्या होता है, ठीक है इनके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, डायबिटीज क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायबिटीज के बारे में। अब डायबिटीज होता क्या है, इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, हमारे पेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये मान लेते हैं आपके सामने आइसोफेगस, ये आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से आपके सामने पेट हो गया।
पेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है। ऐसे आपके सामने ग्लैंड होती है, ठीक है, ये आपके सामने ऐसे ग्लैंड होती है, ठीक है, आपके सामने ऐसे ग्लैंड होती है, ठीक है। ये ग्लैंड होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज से में एक सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा सेल बोला जाता है। बीटा सेल क्या कर देती है, आपके सामने एक केमिकल निकालती है जिसको नाम बोलते हैं इंसुलिन बोला जाता है। अब इंसुलिन क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में किसको, शुगर लेवल को, ठीक है, शुगर खासकर ग्लूकोज लेवल को क्या कर देती है, मेंटेन कर देती है। मान लेते किसी कारण से बट बीटा सेल डैमेज हो जाए तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बताओ, जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन को ही डायबिटीज बोलते हैं। तो वही लिख रखा है, डायबिटीज वह बीमारी है जिसमें शरीर में, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल का यानी स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। मतलब जिसको नॉर्मल चाहिए, जैसे किसी पर्सन का नॉर्मल देखेंगे शुगर 90 से लेके कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, बट ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो सामान्य से बढ़ जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, आपके सामने डायबिटीज बोला जाता है, ठीक। अब होता कैसे है, जब देखिए पैंक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाता है तो शुगर लेवल हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोला जाता है। तो ये कारण हो जाएगा इनके बारे में। अब टाइप ऑफ डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप ए, टाइप 2 होता है। टाइप ए में तुम्हारे पास पैंक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन न निकालने से होता। कहने का मतलब टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, आपके सामने जो सेल होता है, ठीक है, कौन, पैंक्रियाज का बीटा सेल, वो सही से क्या हो जाता है, निकाल ही नहीं पाता, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। फिर क्या लिखा, इसका लक्षण क्या, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, थकान, इस सब में टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इसे डायबिटीज मिलाइटस भी कहते हैं। टाइप 2 क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, मतलब जो कम कर रहा भैया रेसिस्टेंस, हेयर टाइप में हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। इंसुलिन ठीक से काम न कर पाता है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। मोस्टली देखा जाए तो ये वाला लक्षण मोस्टली देखा जाता है, ये रेयर केस में देखा जाता है, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आपके बारे में रहा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, सब क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और भी जेनेटिक फैक्टर वगैरह देखना चाहते हो, यानी इटियोलॉजी, कारण क्या है डायबिटीज का, पैथोजेनेसिस आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवा के द्वारा कौन कौन दवा प्रयोग की जाती है, बट शॉर्ट है तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अब आते हैं एपिलिप्सी देख लेते हैं भैया, ठीक है। एपिलिप्सी के बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट पर 10, ठीक। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी मीडियम मिल नहीं रहा, बट उसको लिखे हैं, पीडीएफ में उपलब्ध रहेगा, याद रखना इसको। हम इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा है एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एपिलिप्सी जिसको हम क्या बोलते हैं, मिर्गी बोला जाता है, ठीक है। तो एपिलिप्सी होता क्या है, एपिलिप्सी फॉर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मेनली इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। मतलब एपिलिप्सी देखा जाए तो एक नर्वस सिस्टम में होने वाला डिसऑर्डर, जिसमें बहुत कारण हो सकता है, ठीक। दी डिसऑर्डर तुम्हारे पास यानी क्या लिख रखा, इंटर रिलेटेड हैविंग द यूनिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग द टेंडेंस फॉर द रिकरेंट सीजर। मतलब जो ब्रेन में मैसेज जा रही एक बार से 2 बार में, अब इसमें क्या हो जाती है, उसी में डैमेज थोड़ा सा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो आपके सामने कंडीशन पे मिर्गी हो जाती है। दिस कंडीशन नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रेन सेल, मतलब ब्रेन सेल जो क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए सूचना जा रही है, वो डिसऑर्डर हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तब मिर्गी हो जाती है। दिस में रिजल्ट इन द एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक आपके इन्वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट, मतलब आपके शरीर के अंदर इन्वॉल्यूंटरी मसल हो यानी मूवमेंट होने लगता है। जैसे मान लेते हैं, अब आता हो हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है ना, बट जब एपिलिप्सी हो जाती तो आपकी शरीर कैसे काम करेगी आपको पता ही नहीं रहेगी। टाइप कईयो होता है पार्शियल सीजर, ठीक है। पार्शियल सीजर ये में तुम्हारे पास क्या होता है, सिम्टम में देखा जाए तो आपके सामने ब्रेन रीजन पे मूड हो गया, बिहेवियर में थोड़ा सा दिक्कत देखने को लिए। ग्रांड मल इपिलिप्सी यानी होता है, तो ये हो गया। दूसरा आपके सामने क्या होगा, फैटियल मल इपिलिप्सी होता है, तो अलग अलग कारण हो सकता है। अब ये कारण तुम्हारे पास इटियोलॉजी में देखा जाए तो ब्रेन इंजरी के कारण से हो सकता है, अदर वस्कुलर डिसऑर्डर के कारण से हो सकता है, ऑक्सीजन को प्रॉपर यानी ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तब भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर से भी हो सकता है, एल्जाइमर डिजीज से भी हो सकता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस मतलब आपकी जो लेयर होती है ब्रेन की वो भी डैमेज हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक हो सकता है, कभी कभी पता ही नहीं रहता। अब
यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आपके शरीर के अंदर यदि इंटर करेगा तो यानी न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, अल्टरनेट हो जाएगी, इससे रिपीट होगा आपके सामने एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगी सिनस यानी सेल ऑफ ब्रेन हो जाएगा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स हो जाएगा, उस बंदे को इपिलिप्सी मतलब मिर्गी आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये कहानी रही टोटल मेरे भाई किसके बारे में आप जान रहे हैं, फार्माकोथेरेपेटिक शॉर्ट प्लस में, ठीक है। ये सब पूरा डिटेल में हमने एटलीस्ट देखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आता है पार्ट सी में इतने क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सब 1 नंबर के रहेंगे, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब 1 बाय 1 करके इसको आप डिटेल में देखिए। क्या दे दिया, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व यूज ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन और सिम्टम, उसको बताओ क्या कहते हैं। हर एक बच्चे को पता है, यदि कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, देखिए कितने मेरे भाई लिख के दिखाते हैं, मतलब ठीक है। पहला फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा आपका फार्माकोडायनेमिक्सिटी, अब फार्माकोथेरेपेटिक नन ऑफ दीज। फार्माकोकाइनेटिक मतलब कोई दवा हमारे शरीर के अंदर मूव करती है तो उसको बोलते हैं, डायनेमिक मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे वो काम करती है। अब थेरेपेटिक मतलब ट्रीटमेंट, अभी आप पढ़ के आई किए हैं इसके बारे में, पहला ही कंडीशन पे। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा है, दूसरा नंबर, इफ़ यू ब्लड प्रेशर इतना प्लस में इतना दिया गया, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर गुरुदेव क्या होता है। यदि आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए, ठीक है, तो देखिए बोला जाता है 120 और 80 यमयम एचजी बोला जाता है, क्या बोलते हैं 80। ये जो तुम्हारे पास कंडीशन होता है, ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब देखिए ये वाला जो जब ब्लड हार्ट पंप करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपके सामने, सिस्टोलिक बोला जाता है। तो उस समय प्रेशर ज़्यादा रहता है तो 120 रहता है। ये वाला पोर्शन आपके सामने क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। क्या होते हैं आपके सामने, डायस्टोलिक होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा आपके सामने सिस्टोलिक, तो आगे वाला सिस्टोलिक होता है, यहाँ पर 130 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया आपके सामने, यहाँ से आते हैं, ठीक है, तीसरा काट दिया है कि ये जी, चलो कोई टेंशन नहीं, कट गया भाई। चौथा नंबर क्या लिखा है, अस्थमा इज ए कॉजेज ड्यू टू, बताओ अस्थमा तुमको काहे हो जाता है। अभी अस्थमा के बारे में पढ़े हुए, ठीक है, कि हमारे, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या हो जाता है आपके सामने, जो म्यूकस जमा हो जाता है। तो क्या लिख रखा है आपके सामने, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल पैसेज होता है, फीलिंग ऑफ द, ये हो जाएगा, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, इनके बारे में सोचिए। इसेंशियल हाइपरटेंशन इज, मतलब तुम्हारे पास किसी बंदे को इसेंशियल हाइपरटेंशन को ही भैया प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो प्राइमरी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। बीटा ब्लॉकर, अभी बोलेंगे जो ब्लॉक कर देता है किसके लिए, बीटा ब्लॉकर, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हार्ट वाली प्रॉब्लम में, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट, इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है, हार्ट फेलियर में प्रयोग किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में प्रयोग किया जाता है, ऑल ऑफ डी, मतलब तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, करिए पेशेंट GERD क्या होता है, गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। दोबारा सुनिए क्या होता है, गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, मतलब पेट से यदि देखा जाए, ठीक है, इसी में देख लो, ये आपके सामने आइसोफेगस है, ठीक है, ये आपके सामने ठीक है, ये आपके सामने आइसोफेगस है, ये आपके सामने स्टमक है, जो हमारे पेट में एसिडी बनता है तो ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्स होता है, जिससे आइसोफेगस की लाइनिंग थोड़ा थोड़ा क्या हो जाती, डैमेज होने लगती है, मतलब इरिटेशन टाइप में, जैसे कहते हैं ना खट्टी रेखा रहा, जैसे मान लेते हैं शाम में बारात उरात गए, बल भर पीट लिए, सही से सो नहीं पाए, तो आपको सामने डेकार टाइप में होती है, जलन होती है टाइप पे, उसी को गैस्ट्रोआइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। इज प्रिस्क्राइब ए यानी मेडिकेशन टू रिड्यूस द स्टमक एसिड, मतलब इसमें से कौन सा एसिड का प्रयोग, यानी मतलब किस दवा का प्रयोग किया जाए जिससे हमारे पेट के अंदर एसिड कमी हो जाए। व्हाट क्लास ऑफ द ड्रग्स टू मेडिकेशन लेवली फॉर्म होता है, मतलब कौन सी सूटेबल दवा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पहुंचते ही पेट में जो HCl रहता है, हाइड्रोजन भैया क्या प्रोटॉन है, उसको कम कर देगा, तो यानी ये ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्या दे दिया गया, यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोसेस बाय विच ए डिजीज इज डेवलप, मतलब तुम्हारे पास शरीर के अंदर कोई डिजीज डेवलप हो रही है, धीरे 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 डेवलप हो रही है, तो उसी को भैया पैथोजेनेसिस बोलते हैं। एटियोलॉजी कारण होता है, पैथो फार्माकोथेरेपेटिक तो सब्जेक्ट का नाम है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब लक्षण होता है, पैथोजेनेसिस मतलब कैसे डेवलप हो रही है वो बताता है।
तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, 3 एस्पेक्ट, यानी तुम्हारे पास क्या होगा NLEM, मतलब कोई 3 एस्पेक्ट बताना है आपके सामने इनके बारे में। तो मतलब इसके लिए तुम्हारे पास नेशनल लिस्ट इसेंशियल मेडिसिन, सबसे पहले कास्ट होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, एफिकेसी होना चाहिए, तो सभी तो सही है जी। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज ए कोलेस्ट्रॉल गुरुदेव, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अभी बताए थे। कोलेस्ट्रॉल कुछ बैड होता है, कुछ आपके लिए सही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पहला दे रखा वैक्स होता है, फैटी सब्सटेंस इन ए ब्लड होता है। दूसरा प्लास्टिक इन ब्लड है भैया, क्या करें, टाइप ऑफ ब्लड भैया, ए भैया पहले ही मारा हो, तो ये हो जाएगा। द टर्म ऑफ द, ठीक है, द टर्म ऑफ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं आपके सामने, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। चाहे एंजाइना लिख दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। इंसुलिन इज ए नेचुरल हार्मोन सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज का बीटा सेल होता है उसी से ये निकलता है। अभी हम स्टार्टिंग में उसका फ्लो चार्ट बताए थे। कह दिया है डिस्क, यानी का डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला तुम्हारे पास क्या होता है, स्फाइग्नोमानोमीटर होता है। कौन सा, यहाँ से हम लिख देते हैं, बट इसका स्पेलिंग जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या किससे मेजर किया जाता है आपके सामने, स्फाइग्मो, ठीक है, स्फाइग्मोमानोमीटर होता है, स्फाइग्नोमानोमीटर होता है, तो जो लेता है। ठीक, देखिए NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये फुल फॉर्म यहाँ ऊपर पूछा था, यहाँ पर दे दिया फुल फॉर्म में, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन होता है। 15 नंबर, इम्यूनोग्लोबिन रिलेट टू ऑफ द अस्थमा इज, मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन होती है अस्थमा के लिए होती भैया। इम्यूनोग्लोबिन में आप नाम सुने होंगे IgE के बारे में, जो किसके बारे में, किसी एलर्जी के प्रति क्या होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये काम करती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं 16 नंबर पे, क्या लिख रखा, इन ब्लड ऑक्सीजन इज लो, मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को इज नोन एज, यानी क्या लिख रखा है जी, एपनिया बोला जाता है। तो भैया ये एपनिया नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ये भैया क्या हो जाएगा आपके सामने, फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स पे टिक मार देना। हाइपोग्लाइसेमिक इज ए कंडीशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ये टू मच हाई। अब देखो हाइपो मतलब कम, दोबारा गलत कहला मार दे, ये इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ मच की जगह हाई की जगह क्या होगा, लो रहेगा तो सही रहेगा, बट ये हाई दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम HDL, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं आपके सामने, H, हाई डेंसिटी लिपो, ठीक है, आपके सामने क्या होता है, लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। अब बताओ, ठीक है, देखिए अब दो तरह का होता है, एक आपके सामने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कह दिया गुड कोलेस्ट्रॉल, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा आपके सामने, यार घुमा भी सकता, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा। सिमिटीडीन इज, यानी H2 यानी एंटी हिस्टामीन होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ट्रू पे टिक मार देना। एलर्जी इज द अंडरलाइनिंग कॉजेज ऑफ द इपिलेप्टिक सीजर, भैया एलर्जी किसी को इपिलेप्टिक सीजर थोड़ी करनी कि ब्रेन पे कोई डिसऑर्डर होगा तब होगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 घंटा 37 मिनट, मतलब 1 घंटा एटलीस्ट देखा जाए तो 40 मिनट के अंदर हमने सबको पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में से डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।